सो तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो फिर वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ अलग-अलग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका कई सारे जो इम्पोर्टेंट आपके बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन से भी टेक्निक यूज़ होते हैं, उनको भी यूज़ करेंगे। लाइक जैसे आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रेप टेक्निक के बारे में, फ्रेप टेक्निक के बारे में, फिश के बारे में, मतलब फिश आपको पढ़ा चुका हूँ, उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे गिस टेक्निक है उसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशंस के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशंस के डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये सारे टेक्निक आपके बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी और माइक्रोस्कोपी मीन्स माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों में मिलाकर क्या होता है, यूज किया जाता है। ओके। तो आज की क्लास आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज इसमें कई सारे टेक्निक को आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि अलग अलग फील्ड में और अलग अलग आपके सब्जेक्ट में अलग अलग पर्पज के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ओके। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे फ्लोरेसेंस रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम फ्रेट टेक्निक के नाम से जानते हैं। ये जो फ्रेट टेक्निक है वो कहाँ पे यूज हो सकती है, क्या इसका प्रिंसिपल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका मीन क्या होता है। तो नॉर्मली यहाँ जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फ्लोरेसेंस है और इसके बाद रेजोनेंस एनर्जी है, उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा होगा। तो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे मिल करके दिखाई दे रही हैं। ये जो टेक्निक होती है ये इस बात पे डिपेंड करता है, मतलब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि दो मॉलिक्यूल्स जिनका आपको एनालिसिस या जिनका आपको इंटरेक्शन चेकआउट करना है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, पास पास में होने चाहिए। अगर डिस्टेंस अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हो जाएगा तो ये वाली टेक्निक आपकी वहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाएगी और आप उससे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। सो सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए यही है कि ये डिस्टेंट डिपेंडेंट काइंड ऑफ टेक्निक है, जहाँ पे जिन दो मॉलिक्यूल्स का आपको इंटरेक्शन चेकआउट करना होता है उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए। ऐसा एस्टिमेशन है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस अगर 10 नैनोमीटर से अगर क्या होगा, कम होगा, तब जाकर के उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा आप वो फ्रेट टेक्निक से क्या करेंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे। अगर 10 नैनोमीटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आप उस कंडीशन में फ्रेट टेक्निक को यूज़ करके दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन को पता नहीं लगा सकते हैं। ऐसा एस्टिमेशन है, राइट। तो ये जो फ्रेट टेक्निक है वो बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो दोनों मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे, फ्लोरेसेंटली टैग्ड होंगे, फ्लोरेसेंट कंपाउंड इसमें लगा हुआ होगा। एक मॉलिक्यूल लाइट को रिसीव करने का काम करता है और रिसीव करने के बाद जब उस पर एनर्जी जब पड़ती है तो उसका एनर्जी एक्साइटेड, मतलब वो एनर्जी उसके पास हो जाता है, एक्साइटेड हो जाती है। तो वही जो एनर्जी होती है वो नियर बाई जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल होता है उसके पास क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और इसी प्रोसेस को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। तो पहले यहाँ पे कुछ जो फैक्ट स्टेटमेंट है इनके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे कि हाँ किस प्रिंसिपल पे और कैसे ये आपकी फ्लोरेसेंट टेक्निक क्या है, काम करती है। एप्लीकेशन इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से प्रोटीन को इंटरेक्शन चेकआउट करने के लिए फ्रेट टेक्निक का यूज किया जाता है। किसी भी सिस्टम में, प्लांट हो, एनिमल हो और बैक्टीरिया हो, अगर आपको ये देखना है कि दो प्रोटीन जो, मतलब एक कोई प्रोटीन जो दूसरे प्रोटीन से बाइंड कर रही है, इंटरेक्ट हो रही है, उनका इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको चेकआउट करने के लिए आप फ्रेट टेक्निक का यूज करते हैं, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। दूसरा, कोई भी आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको आपने मेल्ट करा दिया है और आपने कोई एक प्रोब डाल करके या प्राइमर डाल करके आप उसको एनालिंग कराना चाहते हैं, तो एनालिंग वहाँ पे हो रही है कि नहीं, जो आपने डिजायर प्रोब डाला हुआ है, तो डीएनए के मीन्स न्यूक्लिक एसिड के एनालिंग वाले प्रोसेस को भी, मतलब प्रोब बाइंडिंग के प्रोसेस को भी आप इस फ्रेट टेक्निक से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप किसी प्रोटीन को देखना चाहते हैं कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल के साथ में वो बाइंडिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो उसको भी आप अगर इस फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल से टैग कर देते हैं, तो अगर बाइंडिंग होगी तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, मीन्स कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रोटीन से प्रोटीन इंटरेक्शंस का, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिक एसिड से इंटरेक्शंस का, या से न्यूक्लिक एसिड के इंटरेक्शंस का, ये तीन टाइप के इंटरेक्शंस को आप फ्रेट टेक्निक से मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके। और ये आपके एग्जाम में बड़ा ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोटीन से प्रोटीन इंटरेक्शंस को चेकआउट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको कई सारे एग्जांपल दिख जाएंगे, फ्रेट दिख जाएगा, फ्रेप दिख जाएगा, फिश दिख जाएगा। इस टाइप के टेक्निक आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्लोरेसेंस स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी? अच्छा, ऐसा क्या हो गया? अभी दिखाई दे रहा है?
ओके, ठीक है, ओके। वो एक्चुअली किसी को जॉइन किया था, दैट इज़ व्हाई वो मेरे ख्याल से वहाँ से क्विट हो गया था। तो देखेंगे बेसिकली कि फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल होते हैं 2, इनमें एक आपका डोनर का काम करता है और एक आपका रिसीवर का काम करता है। तो उसके बेसिस पे आपका ये इंटरेक्शंस होता है और ये बहुत ही डिस्टेंस डिपेंडेंट टाइप का एक टेक्निक है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे कोई भी फ्रेट जो होगा वो नहीं हो पाएगा और आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहले इनके बारे में जो स्टेटमेंट है उनको हम देख लेते हैं और फिर इसके बाद आपको डायग्राम की हेल्प से समझाएँगे कि इसका क्या मीन होता है। Fluorescence resonance energy transfer is a phenomena in which an excited donor molecules transfer energy to an acceptor molecule through a non-reactive process। यहाँ पे जो आपको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यहाँ पे लिखा गया है, इसको ब्रैकेट में कहीं आप लोग लिख लीजिएगा नॉट इलेक्ट्रॉन। कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि फ्लोरेसेंस में जो ट्रांसफर हो रहा है वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, क्या इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होती है या आपका एज एनर्जी जो कि नॉन रेडिएटिव फॉर्म में होती है उसके फॉर्म में होता है या मतलब विजिबल जो कि रेडिएशंस के फॉर्म में होते हैं उसके फॉर्म में दिखाई देता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर एनर्जी ब्रैकेट में लिखिएगा नॉट इलेक्ट्रॉन टू एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल थ्रू नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। मीन्स यहाँ पे कोई विजिबल लाइट आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल सपोज कीजिए आपका अगर ये है और इसके पास यहाँ पे एनर्जी क्या हुआ, स्ट्राइक किया, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो दूसरा वाला मॉलिक्यूल अगर आपका यहाँ पे कोई प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ना ही यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ना ही यहाँ पे कोई लाइट इमिट आउट होगी या लाइट की तरफ से जाएगा वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफर होगी नॉन रिलेटिव फॉर्म में। तो फ्रेट जो टेक्निक है उस वो एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर बेसिकली एक मॉलिक्यूल जो होता है जो कि डोनर का काम करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड होने के बाद अपनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उस एनर्जी को नॉन रिलेटिव फॉर्म में बेसिकली उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको आप एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं उसके पास क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है। तो ये एक एनर्जी के ट्रांसफर का प्रोसेस है, फिनोमिना है, जहाँ पे एनर्जी नॉन रिलेटिव फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब नहीं होता, मीन्स इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब भी एनर्जी कोई मॉलिक्यूल्स अगर आपका एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है। इट इज़ हाईली डिस्टेंस डिपेंडेंट रेडिएशन लेस एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस का ही पूरा खेल होता है। डिस्टेंस अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी फ्रेट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, डिस्टेंस आपकी कम होनी चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन आप देख पाएंगे। रेडिएशन लेस मीन्स यहाँ पे कोई भी लाइट का इमिट आउट नहीं होता है और यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो तीन स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं कि फ्रेट जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा, रेडिएशन यहाँ पे कोई इमिट आउट नहीं होती है और यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये एक हाईली डिस्टेंस डिपेंडेंट रेडिएशन लेस एनर्जी ट्रांसफर क्या है, प्रोसेस होती है। इन दिस एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस टू फ्लोरोफोर इंटरेक्ट विद ईच अदर। फ्लोरोफोर का मतलब हुआ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी है, मीन्स वो एक वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, दूसरे वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, इमिट आउट करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम फ्लोरोफोर के नाम से जानते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स जो कि फ्लोरोफोर नेचर के होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शंस का एक प्रोसेस है और जहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, आपकी ट्रांसफर हो रही है। तो ये एक एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसमें दो फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। वन एक्ट एज अ डोनर एंड अनदर एक्ट एज अ एक्सेप्टर। जिसमें दो दो मॉलिक्यूल जिनके बीच में इंटरेक्शन ये हो रहा है, उन दोनों मॉलिक्यूल्स का आपका एक का नेचर कैसा होगा, डोनर का होगा, दूसरे वाले का नेचर कैसा होगा, आपका रिसीवर का होगा, एक्सेप्टर का होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल्स आपको क्या करेगा, एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होने के बाद जब वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा होगी उसको क्या करेगा, सब्सिक्वेंट दूसरे वाले मतलब रिसीवर वाले के पास क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो दो जो फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं उनमें से एक आपका क्या होगा, डोनर होगा और एक आपका क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। डोनर फ्लोरोफोर एब्जॉर्ब द रेडिएशंस और एनर्जी। जो डोनर वाला मॉलिक्यूल होगा आपका फ्लोरोफोर वाला, वो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या उसको रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। और जबकि आपका रिसीवर वाला जो होगा मीन्स एक्सेप्टर वाला होगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, रिसीव करेगा, जो एनर्जी ट्रांसफर किया जा रहा है इस एक्साइटेड वाले फ्लोरोफोर के थ्रू। काफी लेट से लोग जुड़ रहे हैं। ओके,
तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको डायग्राम के हेल्प से समझें, तो अगर सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पास एक ये ऐसा डोनर मॉलिक्यूल है, लाइक एस, और दूसरा आपका क्या है, ये रिसीवर मॉलिक्यूल है, ओके। तो ये मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई फ्लोरेसेंस प्रोटीन का है, जैसे मान लीजिए अगर आपका जीएफपी है, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन है, यहाँ पे मान लीजिए आपका वाईएफपी है, मीन्स येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन, राइट। ये दो प्रोटीन है आपके। तो एक आपका क्या काम करेगा, एज ए डोनर का काम करता है, डोनर का, और एक क्या काम करता है आपका, एक्सेप्टर का। तो जब आपका यहाँ पे रेडिएशंस क्या होता है, स्ट्राइक करता है, मीन्स इस पे लाइट आएगी आपकी, एच न्यू आएगी, तो ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी अपनी जो एक्साइटेड स्टेट होती है उस एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास। और ये जो मॉलिक्यूल होगा, मीन्स जिसको आप रिसीवर बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, इसका काम होता है कि जब ये आपका डोनर वाला मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है, रिसीव करता है, मीन्स ट्रांसफर होने के बाद जो आ रहा है उस एनर्जी को लेने का क्या करेगा, काम करेगा। तो ये आपके दो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 4 है, मीन्स इनके पास फ्लोरेसेंस कंपाउंड है, मीन्स मॉलिक्यूल है, और ये दोनों आपके फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल्स अगर आपके आपस में पास-पास में प्रेज़ेंट होते हैं, ऐसा ये एस्टिमेटेड वैल्यू है कि अगर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जो है आपका, वो 10 नैनोमीटर से क्या होगा, अगर कम होगा, तब जाकर के यहाँ पे आपको फ्लोरेसेंस मीन्स ये फ्रेट वाली जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, पाई जाएगी। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका मोर देन अगर क्या हो जाए, 10 नैनोमीटर हो जाए, तो यहाँ पे फ्रेट जो प्रोसेस होगा, वो फ्रेट प्रोसेस आपका नहीं पाया जाएगा। ये डिस्टेंस का आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि द टू मॉलिक्यूल्स व्हिच आर गोइंग टू बी एनालाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेट टेक्निक मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स विल बी लेस देन 10 नैनोमीटर। ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका एनालिसिस आप फ्रेट टेक्निक से करना चाहते हैं या फ्रेट प्रोसेस से करना चाहते हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल के वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होने चाहिए, और उनके बीच का डिस्टेंस 10 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर होता है तो बेसिकली इनका जो मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, प्रोसेस होती है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और वहाँ पे फ्रेट का अकरेंस नहीं होता है। तो ये आपको फिगर जो है वो बताता है कि फ्रेट टेक्निक में हो क्या रहा है। यहाँ पे 2 आपके फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका डोनर का काम करता है, दूसरा वाला मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा, एक्सेप्टर का काम करता है। तो जो डोनर वाला मॉलिक्यूल होता है वो लाइट को क्या करता है, अब्ज़ॉर्ब करता है, और इसके बाद लाइट को अब्ज़ॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, आपका एनर्जी का क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो ना कि आपका इलेक्ट्रॉन का। ये बार-बार मैं आपको बोल रहा हूँ। और यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो कोई भी लाइट के फॉर्म में, रेडिएशंस के फॉर्म में नहीं होगी, नॉन रेडिएटिंग फॉर्म में होगा, और ये एनर्जी आपका रिसीव किया जाएगा इस वाले मॉलिक्यूल के द्वारा, जिसको एक्सेप्टर के नाम से आप जानते हैं। तो इसी प्रोसेस को, मीन्स इस तरीके के एनर्जी के ट्रांसफ़र के प्रोसेस को आप बोलते हैं फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस, जिसको शॉर्ट में FRET मीन्स फ्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो फ्रेट टेक्निक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इससे आप बेसिकली प्रोटीन से प्रोटीन के इंटरेक्शंस को जान सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बीच का जो इंटरेक्शंस है उसको आप जान सकते हैं, या प्रोटीन का न्यूक्लिक एसिड से जो इंटरेक्शंस है उसको भी आप जान सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके 2 प्रोटीन हैं, इन दोनों प्रोटीन में अगर आपकी बाइंडिंग होनी है, या दोनों प्रोटीन आपके बाइंडिंग वाले हैं, तो इनका बाइंडिंग होगा कि नहीं होगा, ये आप पता लगा सकते हैं फ्रेट की टेक्निक से। दूसरा, अगर आपका मान लीजिए कोई डीएनए है, डीएनए को आपने क्या किया, मेल्ट कराया हुआ है, और आप इसको क्या करना चाहते हैं, प्राइमर से ऐड करना चाहते हैं, मीन्स रनिंग कराना चाहते हैं, तो जो आपके प्राइमर होंगे वो आपके इस तरीके से मॉलिक्यूल कंटेन किए होंगे। जब जहाँ पे कहीं पे जुड़ेगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, तो ये वाली प्रोसेस आपकी अगर होगी तो ये पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे एनिलिंग हुई है। साथ साथ अगर कोई आपका डीएनए है और उसके साथ में कोई प्रोटीन बाइंडिंग वाली मॉलिक्यूल है जो कि डीएनए से बाइंड करता है, तो इन डीएनए और प्रोटीन के बीच का जो इंटरेक्शंस होगा उसको भी आप इस टेक्निक से पता कर सकते हैं। तो फ्रेट जो टेक्निक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में दो किसी प्रोटीन के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहा है उनके बारे में पता लगाता है, और न्यूक्लिक एसिड के तो जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 स्ट्रैंड हैं, उनके बीच में एनिलिंग हुई है, इंटरेक्शन हुआ है, इसको पता लगाता है, या प्रोटीन से डीएनए के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको भी पता लगा सकता है। और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया आपको दिए जाते हैं जिसके बेसिस पे आप ये देख करके बता सकते हैं कि हाँ,
यहाँ पे फ्रेट का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सो क्राइटेरिया फॉर द फ्रेट टेक्निक क्या-क्या हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना और समझना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में पार्ट सी में ऐसे फिगर बना कर के देता है और फिगर से ही आपके सवाल पूछेगा कि हाँ, फ्रेट टेक्निक की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है या नहीं है। अभी जो मैंने पूरा स्केचिंग किया हुआ है इसको मैं रफ कर रहा हूँ और आगे की प्रोसेस को आपको समझाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर फ्रेट टेक्निक क्या है, तो क्राइटेरिया जो फ्रेट टेक्निक को अकर अकर होने के लिए, जो फिनोमेना को होने के लिए क्या है, नंबर पहला यही है कि डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रेजेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और उस क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या हुआ, लेस देन 10 नैनोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, मीन्स आर की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 नैनोमीटर होना चाहिए फ्रेट टेक्निक को पाए जाने के लिए। राइट, ऐसे लिख लीजिएगा क्वेश्चन के फॉर्म में। अगर इस आर की वैल्यू मोर देन 10 नैनोमीटर हो जाती है तो यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू फ्रेट टेक्निक, तो यहाँ पे फ्रेट टेक्निक जो होगी आपकी वो नहीं पाई जाएगी। इस तरीके से आप समझिएगा, ये आर क्या है, आपका डिस्टेंस है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर 10 नैनोमीटर से क्या होगा आपका ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पे नहीं होगा, और 10 नैनोमीटर से अगर आपका कम होगा तब जाकर के वहाँ फ्रेट टेक्निक आपकी पाई जाएगी। तो पहला जो क्राइटेरिया आपका यही है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। तो ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि एक ये डिस्टेंस डिपेंडेंट क्या होता है, प्रोसेस होती है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का उनके पास पास में प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। राइट, और दूसरा क्राइटेरिया इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि जो आपके डोनर वाले मॉलिक्यूल्स हैं और जो आपके रिसीवर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके द्वारा निकलने वाला जो आपका रेडिएशंस है, जो लाइट का, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करना चाहिए। अगर ओवरलैप नहीं करता है तो इसका मतलब कि वहाँ पे फ्रेट टेक्निक नहीं पाई जाएगी। तो एब्जॉर्प्शंस और एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मस्ट ओवरलैप टू द फ्लोरेसेंस इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ ए डोनर मॉलिक्यूल। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो आपका ये डोनर मॉलिक्यूल है और जो आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे डी एन, इसके बाद यहाँ पे ए, तो ये जब लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे जो लाइट आपकी एनर्जी जो इमिट आउट हो रही है, इसकी जो स्पेक्ट्रा है, मीन्स इसका जो आपका वेवलेंथ होगा, और इसके साथ साथ में जो ये वाला मॉलिक्यूल है जो कि एक्साइटेड होने के बाद जो एनर्जी को ट्रांसफर रिसीव कर रहा है, इसका जो स्पेक्ट्रा होगा, ये दोनों स्पेक्ट्रा आपस में कहीं एक पॉइंट पे ओवरलैप करने चाहिए। अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे फ्रेट टेक्निक जो है या फ्रेट जो प्रोसेस होगा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर इसको हम अगर यहाँ पे फिगर के फॉर्म से अगर दिखाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा कि इस ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको यहाँ पे डायग्राम दे दिया जाए कि मान लीजिए आपका ये इस तरीके से दो एक्सिस है और ये लेमडा का आपका एक्सिस है, और आपकी ये क्या है, एनर्जी का एक्सिस है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेमडा का दो फिगर बना दूँ लाइक दैट, इस तरीके से और इस तरीके से, और दूसरा फिगर मैं आपको इस तरीके से बना दूँ कि ये आपका लेमडा है और ये आपका क्या है, एनर्जी है फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल्स का, और उसका यहाँ पे जो आपका वेवलेंथ आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। राइट, तो ये वाला पार्ट ऐसा है जो कि आपका क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये दोनों दोनों में से मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये आपके डोनर वाले का वेवलेंथ है और ये आपके एक्सेप्टर वाले का वेवलेंथ है, ये आपके डोनर वाले का वेवलेंथ है और ये आपके एक्सेप्टर वाले का वेवलेंथ है। राइट, तो डोनर के थ्रू जो भी आपका रेडिएशंस निकल रही है उसकी लेमडा की वैल्यू, और जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसकी लेमडा की वैल्यू, अगर आपस मतलब इनकी जो लेमडा का वैल्यू है, अगर कहीं पे कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप कब नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू क्या हो 100 से लेकर के 400 के बीच में हो, राइट, और इसकी वैल्यू क्या हो 450 से लेकर के 750 तक के बीच में हो, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं है, मतलब ये कहीं पे भी ओवरलैप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि इसकी वैल्यू 100 से लेकर के 230 तक का है और इसकी वैल्यू 200 से लेकर के 430 तक का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे दूसरा एक वेवलेंथ जो होगी वो ओवरलैप करेगी। ये 230 तक जा सकता है जबकि इसकी स्टार्टिंग क्या है 200 से है, तो मतलब यहाँ पे 200 से लेकर के 30 के बीच का कुछ वेवलेंथ होगा जो कि यहाँ पे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अगर ऐसा होता है तब तो यहाँ पे जो फ्रेट की फिनोमेना हो रही है वो क्या होगी, आपकी अकरेंस होगी, जबकि इस वाले फिगर को देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेट का अकरेंस नहीं होगा। तो ना होने के लिए कंडीशन क्या है कि आर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो मोर देन 10 नैनोमीटर होना चाहिए, और जो लेमडा का आपको वैल्यू दिखाया जा रहा है वो इस तरीके से होना चाहिए। ये दोनों फिगर आपके दिमाग में अगर बैठा रहेगा तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि हाँ कहाँ पे फ्रेट टेक्निक होगी और कहाँ पे नहीं होगा। ये डायग्राम या फिर आपकी आर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 10 नैनोमीटर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए
कि इनके दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाकर के आपका फ्रेड टेक्निक जो है वो परफॉर्म होगा और उन दोनों मॉलिक्यूल्स के आप इंटरेक्शंस के बारे में पता लगा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, दैट इज द फ्रेड टेक्निक। ये क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और क्या क्या चीज़ें आप इससे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको, हाँ पूछिए। जब जब वहाँ जब वहाँ पे दोनों जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो उसके द्वारा जो रिसीविंग हैंड वाला डोनर होता है, मतलब जो एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल होता है, जब एक्साइटेड वाले से एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो वो एक अलग कलर की लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो जिसकी अब वो लाइट आपका जो, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक आपका जो डोनर वाला मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, वो है आपका जीएफपी, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, और जो आपका रिसीवर वाला है वो मान लीजिए आपका क्या है, वाईएफपी मीन्स येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन, राइट। जब यहाँ पे लाइट क्या हुई आपकी, एब्जॉर्ब हुई और ये नॉन नेगेटिव फॉर्म में एनर्जी को क्या किया, इसने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे कोई भी आपका रेडिएशंस नहीं था, ये रेडिएशन लेस था। इसके एनर्जी के ट्रांसफर होने के बाद यहाँ इस वाले मॉलिक्यूल से क्या होता है, एनर्जी आपकी मतलब रेडिएशंस क्या होती है, इमिट आउट होती है। अब ये जो आपकी रेडिएशंस इमिट आउट होगी, ये वाले कलर की नहीं होगी, अलग कलर की होगी। जिस और ये कलर तभी आएगा जब ये एनर्जी को रिसीव किया रहेगा, अदरवाइज ये कलर ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके कलर आने से ये इंडिकेशन मिलता है कि हाँ, यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस हुआ है। कलर ये तभी देगा, मीन्स रेडिएशंस को इमिट आउट तभी करेगा जब यहाँ पे आपका इंटरेक्शंस हुआ रहेगा। अगर इंटरेक्शंस नहीं होंगे तो ये मॉलिक्यूल्स आपका रेडिएशंस नहीं इमिट आउट करेगा। ठीक है। ओके। तो अभी आप लोग सब लोग देख लीजिए, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर की टेक्निक में कहाँ पे अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो उस पूछ लें। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, एप्लीकेशंस बता दिया, उनका वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, क्या है ये बता दिया। तो 4 पॉइंट आपके बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए कि फ्रेड टेक्निक क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, कहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है। ये चारों चीज़ जल्दी से अपने मन में रिवाइंड कीजिए और देखिए कि कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो उसको पूछिए, नहीं फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। नेटवर्क का इशू होगा थोड़ा बहुत। एनर्जी है, एनर्जी बता तो रहा हूँ बार बार। जो ये लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, सो इसके लाइट के एब्जॉर्प्शंस के बाद ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने के बाद ये अपनी एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है बगल वाले मॉलिक्यूल्स के पास। और ये जो एनर्जी आपका ट्रांसफ़र करेगा वो नॉन रेडिएटिव फॉर्म में, मतलब यहाँ पे कोई रेडिएशंस नहीं होगी, सिर्फ एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएँ कि जैसे मान लीजिए ठंड के दिनों में अगर आप अपने घर के बाहर में लगे हुए जो ग्रिल होते हैं, अगर आप उनको टच करते हैं, तो वो आपका पहले स्टार्टिंग में रॉड बहुत आपको कोल्ड महसूस होता है। लेकिन कुछ देर तक अगर आप उसको हाथ से पकड़े रहिए तो धीरे-धीरे वो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। तो वहाँ पे आपकी बॉडी से एनर्जी क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन वो एनर्जी आपको कहीं दिखी नहीं। इट्स अ नॉन रेडिएटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम योर हैंड टू द आयरन रॉड। तो आपके हाथ से लोहे के रॉड की तरफ जो हीट गई, जिसकी वजह से आपको धीरे-धीरे वो रॉड नॉर्मल लगने लगा। स्टार्टिंग में जब आप सुबह-सुबह ठंड के मौसम में आप दिसंबर में उठिए और अपने घर के बाहर जो लगे हुए ग्रिल होते हैं, उसपे हाथ रखिए, आपको बहुत ठंडा फ़ील होगा। लेकिन धीरे-धीरे फिर से वो क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, अगर आप वहाँ पे रखे रहते हैं। अच्छा, नेटवर्क का इश्यू है क्या? अच्छा, हो सकता है, सब जगह अलग-अलग मौसम भी चल रहा है इस टाइम पे, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो गया है। मौसम भी खराब चल रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग एकदम प्रॉपर हो रही है और आपको जब बाद में वीडियो से मिलेंगे तो आपको एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा कुछ दिक्कत अभी नहीं है। ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, वंदना, घबराइए नहीं।
रिकॉर्डिंग ना होने का जितना हेडेक मुझे जितना आपको ना उससे कहीं ज़्यादा मुझे वही कह रहे हैं रिकॉर्डिंग ना होने का जितना हेडेक आपको है ना उससे कई गुना ज़्यादा मुझे भी है क्योंकि मुझे फिर दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ती है रिकॉर्ड करने के लिए जो कि बड़ा टीडियस हो जाता है मेरे लिए। तो रिकॉर्डिंग हो रही है उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। फिलहाल अभी आप ये बताइए कि ये टेक्निक सबको समझ में आ गई? कुछ लोग लेट से भी जुड़े हैं तो उनसे उनसे यूवी वाली नहीं हुई थी अच्छा। हाँ, वो एक लेक्चर छूटा था उसका मैंने एक पार्ट आप लोगों को रिकॉर्ड करके दे दिया है, दूसरा पार्ट अभी उसका एप्लीकेशन बाकी है, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। यहाँ पे आकांक्षा हैं, अमित हैं, अर्चना हैं, कविता हैं, कृष्णा, मनीषा, मुमताज़, पन्की, पूजा, प्रियंका, सिद्धार्थ एंड वंदना। तो सब लोगों को क्लियर हो गया फ्रेट टेक्निक के बारे में कि फ्रेट टेक्निक क्या है? ओके, तो हम लोग आगे मूव करें? आज वैसे ही बहुत सारी बहुत अलग-अलग टाइप की टेक्निक्स पढ़नी है, तो आपको थोड़ा-सा ये चीज़ रहना चाहिए। जल्दी से जल्दी आप समझ लें, तो होपफुली कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्या हुआ? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया भी बता दिया गया। नेक्स्ट हम लोग टेक्निक जो पढ़ेंगे दैट इज़ द फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर ब्लीचिंग जिसे आप फ्रैप के नाम से भी जानते हैं इस टेक्निक को। और ये टेक्निक आपके बायोकेमिस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें आपको ये टॉपिक पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये वाला सवाल बहुत आता है लिपिड राफ्ट करके। अगर आप लोगों ने सीएसआईआर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है तो लिपिड रैफ्ट नाम से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको दिखाई मिल जाते हैं, सुनने को दिख जाते हैं कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये जो वाली जो टेक्निक है मीन्स फ्रेट वाली, ये आपके मेम्ब्रेन जो होती है जिसमें आपके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से ये मिलकर के बना होता है, इनके लैटरल मूवमेंट को ये चेकआउट करने के लिए क्या होती है, टेक्निक यूज़ की जाती है। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है कि मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को चेकआउट करने के लिए, देखने के लिए कि मूवमेंट हो रहा है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, आप इसमें क्या पढ़ाया जाता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डायनामिक होती है। वो कोई ऐसे स्टेबल या रिजिड टाइप का मॉलिक्यूल नहीं है, मीन्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का डायनामिक स्थिति रहती है, मीन्स मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। तो उन लिपिड के मॉलिक्यूल्स का डायनामिक मोशन देखने के लिए, मूवमेंट को मेज़रमेंट करने के लिए जिस टेक्निक को यूज़ किया जाता है उस टेक्निक का नाम है फ्रेप। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले आपने फ्रेट पढ़ा था, इससे इसके बाद आप फ्रेप पढ़ रहे हैं। सिर्फ़ पी का और टी का डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस के होने से आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट और प्रोसेस है वो बदल जाता है। तो फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, आपको इसके नाम से काफ़ी कुछ समझ में आता है। फोटो ब्लीचिंग एक प्रोसेस होती है और उसको करने के बाद आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कितनी रिकवरी हो रही है, उसी को आप बोलते हैं फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। मान लीजिए कि अगर आपको पूरा ये एक एरिया है मेम्ब्रेन का और आपने इसको पूरी तरीके से पहले क्या किया, फ्लोरेसेंस लेबल्ड कर दिया, राइट? पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अभी आपका ये लेबल्ड हो गया है। तो मान लीजिए लेबलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, तो आपको पूरा का पूरा ये जो स्क्रीन है, मतलब आपको जो बॉक्स है, ये सारा का सारा आपका क्या है, लेबल्ड है। अब लेबल्ड वाले एरिया को आपने क्या किया, फोटो ब्लीच करा दिया किसी एक स्पॉट को। सिंपल सा मान लीजिए आपने यहाँ पे एक ऐसा एरिया लिया और इस एरिया को आपने क्या किया, फोटो ब्लीच करा दिया। मतलब फोटो ब्लीच कराने का मतलब ये हुआ कि यहाँ के सारे जो फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल थे वो सब कलरलेस हो गए, मतलब आपको वहाँ से वहाँ का फ्लोरेसेंस गायब हो गया। ओके, तो उसके बाद आप सम टाइम्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं और फिर ये देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको पूरा का पूरा फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल्स को हटा दिया था फोटो ब्लीच करके, अब उन मॉलिक्यूल उस वाले एरिया में क्या कोई फ्लोरेसेंस का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है? अगर वहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जिसकी वजह से जिस एरिया का आपका पूरा लिपिड का मॉलिक्यूल फोटो ब्लीच किया गया था, वहाँ के तो सब सारे के सारे फ्लोरेसेंस कंपाउंड खत्म हो गए। तो अगर अब यहाँ पे फ्लोरेसेंस कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पास-पास वाले जो मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स थे, लिपिड वाले जो कि यहाँ पे सब फ्लोरेसेंस वाले थे, वो अब यहाँ पे क्या किए गए, मूव किए गए हैं। तो ये मूवमेंट की वजह से ऐसा आपको दिखाई देता है। तो फोटो जो ब्लीचिंग वाली एरिया होती है, उस एरिया को आप देखते हैं कि कितना फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल रिकवर हो रहा है उस फोटो ब्लीच वाले एरिया में,
उसी को आप बोलते हैं फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, जिसको आप फ्रेप के नाम से जानते हैं। तो इस टेक्निक से आप मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लैटरल डिफ्यूजन को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, एश्योर होते हैं कि यस देयर इज अ मेम्ब्रेन, देयर इज मूवमेंट ऑफ अ लैटरल ऑफ अ मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स, दैट इज लिपिड डक्ट मॉलिक्यूल्स इन अ मेम्ब्रेन। सो इस टेक्निक से आप इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है और किस तरीके से यूज़ की जाती है। तो ये जो मेथड है वो डिटरमाइन करता है द काइनेटिक्स, या फिर आप इसको डायनामिक्स भी बोल सकते हैं। आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में इसको डायनामिक्स ज़्यादा वर्ड यूज किया जाता है। तो डायनामिक्स का मतलब होता है कि स्थिति जो कि मूवमेंट कर रही हो। डायनामिक्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू टिश्यूज ऑफ द सेल्स, किसी भी सेल का, किसी भी टिश्यूज का जो आपका मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स का जो आपका मूवमेंट हो रहा है, उन मूवमेंट को पता करने के लिए इस मेथड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस मेथड से मेम्ब्रेन के या टिश्यूज के जो मॉलिक्यूल्स जो कि आपके डायनामिक मोशन में है, मीन्स डायनामिक कंडीशंस में है, उनके डायनामिक मोशन को या डायनामिक कंडीशंस को मेजरमेंट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इस टेक्निक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल इन बायोलॉजिकल सिस्टम टू स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। तो इस वाले टेक्निक का बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, प्रोटीन के बाइंडिंग को भी देखने के लिए और मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन को भी देखने के लिए। तो मेम्ब्रेन में किसका, मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड मॉलिक्यूल्स का, तो लिपिड मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन को देखने के लिए इस टेक्निक का क्या करते हैं, यूज किया जाता है, लिपिड का लैटरल डिफ्यूजन। ओके, तो लैटरल डिफ्यूजन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल को पता करने के लिए ये वाली टेक्निक क्या करते हैं, यूज करते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी बताया जाता है कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बाइंडिंग हो रही है, उस चीज़ को भी आप इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रैप जो टेक्निक है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए ये वाला पूरा एरिया आपका क्या है, मेम्ब्रेन का दिखाया जा रहा है, ये टॉप व्यू है, ये वाला फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। मतलब अगर आप इसको साइड देखेंगे ऐसा दिखाई देगा, बाकी ये जो रेड आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये लिपिड वाले मॉलिक्यूल्स का एक जो पोर्शन है उसको ऊपर से ऐसे देखा जा रहा है, राइट, उसको बोलते हैं टॉप व्यू। तो यहाँ पर आपको यही दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए मेम्ब्रेन है आपका पूरा ये, और मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं रेड रेड कलर वाले, और एक एरिया को क्या किया गया, आपका फोटो ब्लीच कर दिया गया जहाँ पे आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये वाला एरिया का पूरा मार्क कर लीजिए कि ये पूरा एरिया आपका क्या फोटो ब्लीच वाला है। तो इसके बाद अब आपका फोटो ब्लीच होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी रेडियो लेबलिंग वाले कंपाउंड या फ्लोरेसेंस कंपाउंड आपके नहीं है। फिर उसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए कि ये जो एरिया आपका पूरा ब्लैक था, उसमें कुछ कुछ मॉलिक्यूल आपके रेड वाले भी क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ये रेड वाला दिखाई क्यों दिया, क्योंकि यहाँ के जो लिपिड वाले मॉलिक्यूल थे साइड वाले, यहाँ से मूव किए कहाँ पे, यहाँ की तरफ, या यहाँ से मूव किए यहाँ पे, यहाँ की तरफ। तो ये लेटरल मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से देखिए आप यहाँ पे कि ये वाला जो पूरा एरिया था, दिस वन, ये वाला एरिया आपका पूरा का पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है, राइट, ऐसे। लेकिन अभी आप दूसरे वाले फिगर में देखिए तो ये रेड वाला आपका यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ब्लैक वाला आपका यहाँ पे भी जा चुका, मीन्स इसके बाहर भी गया हुआ, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको। तो इस रेड वाले मतलब ब्लैक वाले जोन में जहाँ पे आपको पूरी फोटो ब्लीचिंग की गई थी, उस वाले जोन में कोई फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल्स का आना इस बात का एश्योरिटी है कि हाँ, यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स रिजिड नहीं है, वो डायनामिक है, मूव कर रहे हैं, उनके मूवमेंट का पता चलता है इस वाली टेक्निक से। तो दैट इज़ वाई आप इसको बोलते हैं कि लेटरल डिफ्यूजन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है ये वाली टेक्निक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पूरा ब्लैक था, अब ये धीरे धीरे हल्का हल्का क्या हो रहा है, रेडिश हो रहा है, रेडिश ब्लैक हो रहा है। तो ये रेडिश इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लोरेसेंस वाले जो मॉलिक्यूल साइड साइड में थे जहाँ पे ब्लीचिंग नहीं की गई थी, ये वाले मॉलिक्यूल अब क्या कर रहे हैं, मूव करके उस ब्लीचिंग वाले एरिया में आ रहे हैं, मीन्स जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे क्या है, वो अब फ्लोरेसेंस दिखाई देना शुरू हो रहा है। तो this is the principle about the Freb technique, and this technique is used to determine the lateral diffusion of lipid molecules and also the protein binding affinity of a protein molecule. तो इस दोनों ये वाले के पॉइंट से भी आपके CSIR में एग्जाम पूछा गया है कि प्रोटीन बाइंडिंग को चेकआउट करने के लिए मेम्ब्रेन के प्रोटीन बाइंडिंग को आप कौन सी टेक्निक आप यूज़ करेंगे, या फिर आपका मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूजन हो रहा है उस डिफ्यूजन को देखने के लिए कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे। तो जल्दी से देख लीजिए कि आपको फ्रेप टेक्निक में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, कोई दिक हाँ, हुँ। देखिए, आपको ये वाला जो ए पॉइंट है, वो ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, फ्लोरेसेंस लेबल्ड हैं, राइट? ये जो बी पॉइंट है, वो दिखा रहा है कि ये वाला जो एरिया है पूरी तरीके से फोटो ब्लीच कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे एरिया में कोई भी मॉलिक्यूल तक का फ्लोरेसेंस वाला नहीं है। इस तरीके से फिर धीरे-धीरे आपको दिखाई दे रही है सी और डी के बारे में। ये जो ग्राफ आपका बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि सी और डी वाला जो पोर्शन है वो ये वाला दिखा रहा है कि जहाँ पे जो आपका फोटो ब्लीच किया गया एरिया था, अब उसमें आपके ये रेड वाले जो डॉट हैं, ये रेड वाला डॉट आपको क्या दिखाता है, पूरा का पूरा फ्लोरेसेंस। तो इस वाले एरिया में भी अब हल्के हल्के आपको रेड डॉट दिखाई देना शुरू कर दिए हैं और आपकी रिकवरी हो रही है। डी वाले फिगर में पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका रिकवर्ड हो गया है। बी और सी, मतलब बी पूरी तरीके से आपको दिखाता है एक जोन को जहाँ पे आपका जो साइट है वो पूरी तरीके से फोटो ब्लीच कर दिया गया है। सी वाला आपको ये दिखा रहा है कि हाँ, फोटो ब्लीच वाले एरिया में अब धीरे धीरे रेडियो लेबल्ड वाले मॉलिक्यूल्स, फ्लोरेसेंस वाले मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। और डी वाला स्टेट आपको ये दिखाता है कि पूरी तरीके से फिर से क्या हुआ है, रिकवर्ड हो गया। तो फोटो ब्लीच करने के बाद फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल्स का कितनी रिकवरी हो रही है, जो रिकवरी हो पा रही है, उसी को आप बोलते हैं फ्रेप टेक्निक। तो बताइए कि फ्रैप और फ्रेट टेक्निक क्या बहुत टफ था? नहीं, बहुत ही ईज़ी है। अभी यहाँ पे थोड़ा-सा एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आफ्टर की जगह पे मैंने यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसको ए बोलते हैं, एफ-आर-ए, हाँ, फ्रैप टेक्निक, राइट? और उसके पहले जो आपने पढ़ा था दैट इज़ द एफ-आर-ई-टी। ये थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ए होना चाहिए, इसको आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लेंगे जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो। एफ-आर-ए-पी, फ्रैप टेक्निक। तो फ्रैप टेक्निक किसके लिए है? लिपिड मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन को पता करने के लिए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन मूवमेंट को चेक करने के लिए या बाइंडिंग को चेक करने के लिए। जबकि फ्रेट जो टेक्निक है वो आपका प्रोटीन से प्रोटीन इंटरेक्शंस को पता करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिक एसिड से इंटरेक्शंस को पता करने के लिए या न्यूक्लिक एसिड का डीएनए से इंटरेक्शंस को पता करने के लिए टेक्निक वो यूज़ की जाती है। तो दोनों टेक्निक ये बहुत ही टेक्निकल हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर आपके माइंड में इनका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। इनमें बहुत आपको थियोरेटिकल रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिकली समझने की ज़रूरत है। और इस पे आप जब टेक्निक इस वाले टेक्निक पे जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इससे आपको सवाल यही पूछा जाता है कि इन वाले प्रोसेसेस को देखने के लिए कौन-सी टेक्निक आप यूज़ करेंगे? या डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाएगा कि फ्रेप टेक्निक का या फ्रेट टेक्निक का यूज़ आप कहाँ पे करते हैं? किस चीज़ को पता करने के लिए करते हैं? यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इस टाइप के। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, ये आपको यूज़ करते हैं प्रोटीन से प्रोटीन इंस्ट्रक्शन को चेक आउट करने के लिए। ये बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शंस में भी पढ़ना है आपको और बाकी जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन दैट इज़ द गिस। ये गिस को पढ़ने से पहले आपको मैंने फिश पढ़ा दिया है और फिश को पढ़ने से पहले आपको इस आना चाहिए। ये टेक्निक जब मैंने पढ़ाया था फिश के बारे में तो आपको वहाँ पे इन सिटू हाइब्रिडाइजेशंस मीन्स इसके बारे में बताया था। तो ये तीनों ही टेक्निक आपस में एक दूसरे से क्या है, रिलेट हैं। सबसे पहला जो फाउंडेशन है वो किसका है, इसका है, मतलब इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर के आपका बना था फिश टेक्निक, और फिश टेक्निक को मॉडिफाई करके फिर क्या बना आपका, दैट इज द गिस टेक्निक। तो इन तीनों ही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अभी देख लेंगे और आपको पूरा रिकॉल करा देंगे कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो होपफुली कि आप लोगों को फ़ीस के बारे में जो पढ़ाया था उसमें क्लियर हो चुका होगा। तो कभी-कभी आपको फुल फॉर्म भी दे देता है पूछने के लिए। तो जीनोम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशंस को आप गिस बोलते हैं, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशंस को आप फिश बोलते हैं और इन सिटू हाइब्रिडाइजेशंस को आप इस के नाम से जानते हैं। तो इस, फिश, गिस, ये 3 आपके टेक्निक हैं। तीनों ही टेक्निक आपके हाइब्रिडाइजेशन वाले प्रिंसिपल पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। सबसे पहले मतलब बहुत सालों पहले ये वाली टेक्निक क्या कर की जाती थी, यूज़ की जाती थी। जहाँ पे प्रिंसिपल होता था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का, राइट? जिस तरीके से आपने पढ़ा है कि डीएनए मॉलिक्यूल हमेशा
कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, मीन्स ए वाला क्या करेगा टी से बाइंड करेगा, जी वाला क्या करेगा सी से बाइंड करता है, ये बेस पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे आपका यही यूज़ किया जाता था कि किसी भी सेल्स में कोई भी आपका जो डीएनए है, उस डीएनए के किसी भी पार्ट से अगर आपको क्या करना है, उसका बाइंडिंग देखना होता था, लोकेशन देखना होता था। इन सिटू का मतलब होता है इन सिचुएशन में, जहाँ कहीं पे वो प्रेजेंट है उसी टाइम पे आप उसके एग्जैक्ट लोकेशंस पे क्या करते हैं, पता करना ट्रैक करना चाहते हैं। अगर आपको जब किसी भी न्यूक्लिक एसिड का या आरएनए मॉलिक्यूल्स का, अगर आपको मतलब प्रोटीन का सॉरी डीएनए का या आरएनए मॉलिक्यूल्स का अगर सेल्स में इन सिचुएशन पे मतलब उसकी पोजीशन एक्चुअली अगर आप देखना चाहते थे, तो वहाँ पे आप डिज़ायर जो प्रोब होता था उसको डिज़ाइन करके आप उसको क्या कर सकते सेल में डालते थे। जहाँ कहीं पे भी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती थी वो बाइंडिंग होती थी, तो उसको आप इन सिटू हाइब्रिडाइजेशंस के नाम से जानते थे। इसी इन सिटू हाइब्रिडाइजेशंस के कॉन्सेप्ट को लेकर के फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडेशन टेक्निक बनाई गई, जहाँ पे जो भी हमारा प्रोब मॉलिक्यूल्स होता था उसको क्या किया गया, टैग किया गया अलग अलग फ्लोरेसेंस कंपाउंड से, फॉर अलग अलग क्रोमोजोम्स के लिए, फॉर अलग अलग जीन्स के लिए। अगर आपको एक ही क्रोमोसोम्स पे अलग अलग जीन्स का अगर आपको लोकेशंस पता करना होता है, तो आप वहाँ पे अलग अलग जो प्रोब होते हैं उनको यूज़ करते हैं, और उन अलग अलग प्रोब को टैग करने के लिए जो फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल होते हैं वो अलग अलग यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जहाँ कहीं पे वो जीन की लोकेशन सबके क्रोमोसोम पे होगी, तो वहाँ पे जाकर के वो क्या करेगा, बाइंड करेगा और वहाँ पे लाइट आउट इमिट आउट करता है। दैट इज़ वाई आप फिश टेक्निक को क्रोमोसोम पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये पूरा पेंट कर देता है, कलर कर देता है। सपोज कीजिए कि अगर आपका पूरा ये डीएनए है और इस डीएनए में आपको 3 लोकेशन पे क्या करना है, टैगिंग मतलब आपको आइडेंटिफिकेशंस करना है कि हाँ, ये वाला जीन आपका यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है। आपने क्या किया, 3 यहाँ पे प्रोब डाल दिए और तीनों प्रोब का जो कलर था अलग-अलग मॉलिक्यूल के साथ में आपने टैगिंग कर दिया। मान लीजिए आपका ये येलो कलर है, ये आपका ग्रीन कलर है, ये आपका क्या है, ब्लू कलर है। ये 3 प्रोब को आपने डाल दिया, जहाँ कहीं पे भी इनका कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेगा, दिखाई देगा, वहाँ पे क्या करेंगे, बाइंड करेगा और ये वाला अपना अलग-अलग कलर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो मान लीजिए आपको ये येलो कलर दे रहा है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये वाला जीन का सीक्वेंस हमको पता था, ये प्रोब हमने डिज़ाइन किया हुआ था अपने बेसिस पे, हमने पता कर लिया कि अच्छा पूरे जीनोम में ये वाले जीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वो यहाँ पे है, और ग्रीन वाले के लिए आपने देख लिया कि वो यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल्स में पाए जाने वाले जो आपके जीनोम है, मीन्स डीएनए हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स जो आपके जीन का लोकेशंस होता है उसको ट्रैक करने के लिए फिश टेक्निक को क्या करते थे, आप यूज़ करते थे। अब उसी फिश टेक्निक को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। किस तरीके से, अभी तक आपके जो प्रोब होते थे वो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते थे, लेकिन जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा इंटायर जो जीनोम है, अगर वो एज अ प्रोब काम करना शुरू कर दे, तो उस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, उस हाइब्रिडाइजेशन को आप बोलते हैं जीनोम इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये एक आपका फिश टेक्निक का क्या है, मॉडिफिकेशन है, मीन्स मॉडिफाइड फॉर्म है, जहाँ पे पूरा का पूरा इंटायर जो आपका उस ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम होता है, मीन्स जो जीनोम होता है, वो जीनोम एज अ प्रोब क्या करता है, काम करता है। तो इस टेक्निक को आप जीनोम इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो किसी भी दो इंडिविजुअल्स का या दो स्पीसीज का, चाहे वो प्लांट हो चाहे बैक्टीरिया हो, का जो जीनोम एनालिसिस होती है वो अलग-अलग आती है, राइट? क्योंकि उनके जो जीनोम होंगे वो अलग होंगे, उनको पूरे जीनोम को एज़ अ प्रोब आप यूज़ करते हैं, फिर उनको आप रेस्ट्रिक्शन डाइजेशंस करा देते हैं, अलग-अलग फ्रेगमेंट बन जाते हैं, फिर इसके बाद आप उसको हाइब्रिडेशंस के लिए अलाउ कर देते हैं। तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है वो अलग-अलग आती है। तो इस हिसाब से आप जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब जीनोम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन से कई सारा काम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए दो आपके क्या है, ऑर्गेनिज्म है। एक ऑर्गेनिज्म आपका ए है, दूसरा ऑर्गेनिज्म आपका बी है। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो डीएनए का सीक्वेंस है, मीन्स यहाँ पे भी डीएनए जीनोम है और यहाँ पे भी डीएनए आपका जीनोम है। यहाँ पे 40% मान लीजिए क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं। कैसे सीक्वेंसेस हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस। और यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, 50% रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, राइट? तो अगर आप इनका जब एसोसिएशन कराते हैं, री-एसोसिएशन कराते हैं, तो जो टाइम ड्यूरेशंस लगता है, वो टाइम ड्यूरेशंस के बेसिस पे साथ-साथ जो री-एसोसिएट होने का जो रेट होता है, उनके बेसिस पे आप बताते हैं कि कौन-सा डीएनए
आपका कौन-सा जीनोम जो है वो आपके जो टारगेट डीएनए था या टारगेट आपका जीनोम था, उसके करीब में है या उससे आपको क्या है फ़ॉरनेस है, मीन्स आपसे दूर है। तो पहले तो मेरा सवाल आप सब लोगों से यही है कि सपोज़ अगर ये मैंने जो प्रॉब्लम आपको दिया है यहाँ पे, पहले इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। मैंने जो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए 2 आपके जीनोम मीन्स प्लांट हैं ए और बी, उसके डीएनए का 40% क्या है रिपिटेटिव है, एक के डीएनए का 50% रिपिटेटिव है। तो अगर हम यहाँ पे रीएसोसिएशंस करा रहे हैं, तो रीएसोसिएशन में टाइम किसको लगेगा ज़्यादा और किसको कम लगेगा? रीएसोसिएशन। अरे भाई डीएनए आपने पूरा ये डीएनए था, आपने इसको क्या किया पूरा का पूरा मेल्ट करा दिया और मेल्ट कराने के बाद आप फिर से इसको क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, मीन्स फिर से इसको लाइगेट करा रहे हैं। तो जिस डीएनए में 40% रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो, और जिस डीएनए में 50% रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो, इन दोनों में रीएसोसिएशन होने में टाइम ड्यूरेशन किस में ज़्यादा लगेगा? टाइम ड्यूरेशन 40% वाले में ज़्यादा लगेगा, ऐसा क्यों? तो रिपीटेशन होने से रीएसोसिएशन होने पे क्या इफेक्ट है? अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल्स दे दिया जाता, मतलब पीके सेल्स। हाँ। अच्छा, अभी आएँगे, ये वाले पॉइंट का इस वाले टेक्निक से बहुत रिलेशन है, दैट इज़ व्हाई मैंने आपको यहाँ पे सवाल पूछा है। बाकी लोग सब लोग समझ रहे हैं इस सवाल को? हाँ जी, थोड़ा हाँ ना में जवाब देते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग हैं यहीं पे। ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछा है क्या ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? अभी इसका रिलेशन किस वाले टेक्निक से क्या है ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर 2 आपके पास स्पीशीज़ हैं, 2 आपके पास ऑर्गेनिज़्म हैं और उसमें आपको सीक्वेंसेस दे दिए गए हैं रिपिटेटिव के, स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं? ओके, अगर आपको यहाँ पे सीक्वेंसेस दे दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि एक में मान लीजिए 40% है और एक में क्या है आपका 50% है, राइट? तो अगर आपको यहाँ पे रीएसोसिएशन का काइनेटिक्स अगर आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें टाइम किसमें टाइम कम लगेगा? तो आप सब लोगों ने आंसर बताया है कि जिसमें रिपिटेटिव सीक्वेंसेस कम होंगे, उनमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जिनमें रिपिटेटिव सीक्वेंसेस ज़्यादा होंगे, उनमें टाइम कम लगेगा। यही बताना चाह रहे हैं आप लोग? तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अपनी बात करें, मीन्स ये यूकेरियोटिक में ह्यूमन स्पीशीज ले लेते हैं और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया ले लेते हैं। तो अगर इसका इन दोनों का अगर हम लोग कराएँगे रीएसोसिएशन, तो दोनों का रेट जो होगा अलग-अलग आएगा। बैक्टीरिया का टाइम कम लगेगा या ज़्यादा? और ह्यूमन बीइंग का? ओके। और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, लग रहा है ये सवाल सबको समझ में नहीं आया क्या? अरे भाई, रिपिटेटिव सीक्वेंसेस का मतलब होता है सेम काइंड के सीक्वेंस पैटर्न बार-बार रिपीट आ रहे हों। जी। मान लीजिए आपके पास ये डीएनए था जो कि पूरी तरीके से बाइंड था और आपने इसको क्या किया मेल्ट कराया, और मेल्ट कराने के बाद फिर से आप इसको क्या कर रहे हैं रीएसोसिएट करा रहे हैं। पहले स्टेप में आपने क्या किया मेल्टिंग कराया है और उसके बाद फिर आपसे क्या कर रहे हैं रीएसोसिएट करा रहे हैं, मतलब एनलिंग करा रहे हैं।
तो यही जो टाइम होगा यही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये सीक्वेंसेस आपके कॉम्प्ली मतलब ज़्यादा आपके रिपीटेड होंगे तो जल्दी बाइंड करेगा या नॉन रिपीटेड होंगे तो जल्दी बाइंड करेगा? चलिए, सब लोगों ने आंसर सही दिया कि जिन जिन जीनोम में या जिस ऑर्गेनिज्म में रिपिटेटिव सीक्वेंसेस जितना ज़्यादा होंगे उनका रीएसोसिएशन काइनेटिक्स क्या होगा, मतलब उतना उनमें उतना टाइम कम लगेगा। तो जैसे हमारी बॉडी में 95% के आसपास जो डीएनए का सीक्वेंसेस है वो सब क्या है, रिपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं। तो हमारा जो डीएनए का रीएसोसिएशन काइनेटिक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कम टाइम लगता है, जबकि बैक्टीरिया के कंपेरिजन में हमारे जीनोम की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन बैक्टीरिया के पास चूँकि नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, मीन्स वहाँ पे रिपीटिशंस नहीं होता, दैट इज़ वाई उनके रीएसोसिएट होने में जो रेट होती है वो क्या होती है, अलग होती है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। अब आते हैं कि इस वाले कॉन्सेप्ट का हमारे GIS के टेक्निक में क्या एप्लीकेशन है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आप क्या करते हैं कि पूरे के पूरे जीनोम को, मीन्स डीएनए को निकाल करके इसका प्रोब बनाते हैं और इस प्रोब को क्या करते हैं, एनालिंग कराते हैं जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप जीनोम इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हैं, राइट? तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट से ये था कि अगर ये वाला आपका जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो जीनोम है, अगर ये इसी सेम काइंड के सेल्स के साथ अगर जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर मान लीजिए इसमें आपके रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे या नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे तो सेम काइंड का बिहेवियर वहाँ पे भी होगा। तो इनका जो रीएसोसिएशन मतलब जो रिएक्शंस होंगे या आपका जो टाइम ड्यूरेशंस होगा वो सारे काइंड के जो आपकी स्पीसीज के ऑर्गेनिम्स होंगे उनके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि सब में जो डीएनए का सीक्वेंसेस है उनके रिपीटेड सीक्वेंसेस का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। नॉन रिपीटेटिव भी ज़्यादा हो सकते हैं, रिपीटेटिव भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे मान लीजिए आपने कोई एक जीनोम का यहाँ पे लेकर के इसकी प्रोबिंग की और इस प्रोब से आप दो ऑर्गेनिम का क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपका ये प्रोकैरियोटिक है, आपका एक यूकैरियोटिक है, और ये जो सोर्स आपने जीनोम का निकाला था डीएनए का, ये मान लीजिए आपका क्या है, कोई यूकैरियोटिक है, राइट? तो अगर आप इसको एज अ प्रोब आप यूज करेंगे इन दोनों जीनोम से बाइंड कराने के लिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एसोसिएशन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो एसोसिएशन की जो रेट होगी किस पे डिपेंड करेगी, इनके सीक्वेंसेस पे। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे तो जल्दी से जल्दी क्या करेगा, एसोसिएट हो जाएगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका लेट से करेगा। तो चूंकि आपने इसको जीनोम को जो जो प्रोब के तरीके से यूज किया जा रहा है उसको निकाला आपने किससे है, यूकैरियोटिक से है। और आपको पता है कि यूकैरियोटिक में जो मैक्सिमम सीक्वेंसेस होते हैं लगभग आपका 90% तक के जो सीक्वेंसेस है, 90 से लेकर के 95% तक का, वो सब क्या आपके रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। तो यूकैरियोटिक में जब आप इसका एनालिसिस करना चाहेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स से, मतलब अगर आपका दे ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, कम लगेगा। जबकि अगर आपने प्यूकैरियोटिक में डाल रखा है तो यहाँ पे इसको एसोसिएट होने में टाइम क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा। तो जिसके बेसिस पे आप ये बता पाएंगे कि ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में क्या है, अलग अलग हैं। और इनमें जो रिलेशन भी आप बता पाएंगे कि उनमें जो डाइवर्जेंस है वो कितना ज़्यादा है। डाइवर्जेंस को बताने के लिए भी आप इस टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जितना दो ऑर्गेनिज्म का रीएसोसिएशन काइनेटिक्स की वैल्यू क्या होगी, क्लोज में आएगी, उतना वो दोनों स्पीसीज आपस में क्या होंगे, पास पास में होंगे, मतलब उनका डाइवर्जेंस क्या होगा, कम होगा। जबकि जो दो ऑर्गेनिज्म में री एसोसिएशन काइनेटिक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, इसका मतलब उनमें डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इस टेक्निक से, GIS वाले टेक्निक से, मतलब जीनोम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन से आप इसके बारे में भी पता अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, जहाँ पे आप पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म के इंटायर जीनोम को एज ए प्रोब क्या करते हैं, यूज करते हैं, और फिर आप उस प्रोब को ले करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की क्या करते हैं, पूरा मैपिंग करते हैं कि आपका उस पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाया जा रहा है नहीं, रीएसोसिएशन काइनेटिक्स क्या कहता है, उसके बेसिस पे आप बताते हैं कि हाँ वो कितना ज़्यादा डाइवर्ट है या कितना ज़्यादा आपका क्लोजली एसोसिएटेड स्पीसीज है उस स्पीसीज से, जिससे कि आपने पूरा ये प्रोब बनाया है उसके जीनोम को निकाल करके। तो इस तरीके से आपका जीनोम आपका जो जीनोम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है वो प्रिंसिपल पे काम करती है। मॉडिफिकेशन ऑफ अ फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, तो ये एक प्रकार का क्या है, मॉडिफिकेशन है। और मॉडिफिकेशन कैसा, वहाँ पर आपने क्या देखा था कि जो आपके प्रोब थे वो डिज़ाइन किए गए थे और प्रोब को फ्लोरेसेंस से क्या किया था, टैग किया गया था। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम ही, इंटायर जीनोम ही एज अ प्रोब क्या करता है, काम करता है। व्हेन
Total genomic DNA is used as a probe in hybridization experiment to chromosomal DNA in situ. इन सीटू कंडीशंस में क्रोमोसोमल डीएनए से हाइब्रिडेशंस कराने के लिए जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल जीनोमिक डीएनए एज अ प्रोब काम करना शुरू कर दे तो उसको आप जीनोम इन सीटू हाइब्रिडेशंस के नाम से जानते हैं या गिस के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये जो टेक्निक है वो क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो गिस टेक्निक का क्रोमोसोमल मैपिंग को बनाने में, क्रोमोसोमल मैपिंग तैयार करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को पूरा ले लेते हैं, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट करा देते हैं और उन फ्रेगमेंट को लेकर के जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम का आप मैपिंग करना चाहते हैं उससे क्या करते हैं, आप एसोसिएशन कराते हैं, मीन्स बाइंडिंग कराते हैं। तो उनके बेस पे अलग अलग फ्रेगमेंट आते हैं और अलग अलग आपका उसकी लेंथ आती है, जिससे कि आप उसका क्रोमोसोम का क्या करते हैं, मैपिंग आसानी से तैयार कर पाते हैं। दूसरा, जीनोम की आप एनालिसिस कर पाते हैं, जैसा कि अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि उससे आप ये बता पाएंगे कि हाँ वो जीनोम आपका कितना रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, कितना आपका नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। री एसोसिएशन काइनेटिक्स की वैल्यू अगर कम आती है, मतलब उसमें री एसोसिएट होने में ड्यूरेशन अगर आपका कम लगता है, जिससे इस बात का इंटरफेरेंस निकलता है कि उस जीनोमिक डीएनए में रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस क्या है, ज़्यादा प्रेजेंट थे। और अगर वहाँ पे आपका री एसोसिएशन होने के लिए टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे सीक्वेंसेस नॉन रिपीटेटिव थे। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी आप बताते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपको क्या बताता है, पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज भी आप सुन लीजिए कि ये आपको बताता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि आपके एक जो एंसेस्टर मॉलिक्यूल एंसेस्टर आपके हैं, इनसे आपके दो स्पीसीज का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। और ये दोनों स्पीसीज के जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या आपके कॉमन है। मान लीजिए आपका यहाँ पे ए बना है, ये आपका क्या बना है, बी बना है, ये आपका मान लीजिए सी है और ये आपका क्या है, डी है। तो ये जो ट्री है ये क्या दिखाता है कि डी कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिससे कि आपका क्या वो फॉर्मेशन हुआ है सी का, और सी से फिर आपके दो अलग अलग स्पीसीज बनी है, दो अलग अलग बने हैं ए और बी। तो ऐसे रिलेशनशिप को बताने के लिए आपका गिस टेक्निक क्या होती है, यूज की जाती है। मतलब कि आप गिस टेक्निक से ये बता सकते हैं कि दो इंडिविजुअल स्पीसीज या दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जीनोम का एनालिसिस कर पाएंगे और आप बता पाएंगे कि ये आपस में एक दूसरे से इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा क्या है, रिलेटेड होते हैं। उन रिलेशनशिप को आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हैं। नंबर पहला आपको यहाँ पे दिया गया कि क्रोमोसोमल आप इसकी मैपिंग करा सकते हैं। नंबर दूसरा, जीनोम की एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर तीसरा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। चौथा, डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन, आपके जो क्रोमोसोमल एबरेशन हो जाते हैं जिसको जेनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उस एबरेशंस को चेकआउट करने के लिए भी आप गेस टेक्निक का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर रहेगा तो नॉर्मल बाइंडिंग करेगा, एबरेशन के फॉर्म में रहेगा तो उतना प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि जो गिस टेक्निक है वो बेस किस पे है, फिश पे, और फिश किस पे बेस है, इस पे। तो सबसे पहले इस टेक्निक आई, उसके बाद उसको मॉडिफाई करके फिश बनाया गया और फिश को मॉडिफाई करके आपका गिस बनाया गया। तो इस तरीके से ये सब के सब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस पे या कॉन्सेप्ट पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। और इनका जो यूज किया जाता है वो इन सिचुएशंस में, मतलब कि एग्जैक्टली जो सेल में उनका लोकेशन है उन उसी लोकेशंस पे उनको ट्रैक करने के लिए, उनको उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप इन सारे टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द फिश गिस एंड इस। if any one of you have any kind of a queries and problem regarding this video, so please अभी आप लोग उसको पूछ सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ें। क्रोमोसोम एब्रेशन का मतलब होता है क्रोमोसोम का जो नंबर नॉर्मल होता है उसमें नंबर में मतलब प्रॉब्लम आ जाए। ये एब्रेशन दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है और न्यूमेरिकल भी होते हैं। ये आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे, स्ट्रक्चरल भी होता है और न्यूमेरिकल भी होते हैं। न्यूमेरिकल में जैसे न्यूमेरिकल में जैसे मतलब आपका नॉर्मली जो होता है वो यूप्लॉइडी उसको आप बोलते हैं। और इसके बाद जब एबनॉर्मलिटी होती है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, एनिमोप्लॉइडी बोल सकते हैं
या पॉलीप्लॉइडी के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चरल में आपका क्या-क्या आता है, जैसे लाइक एज़ डिलीशन आता है, राइट? डुप्लीकेशन आता है या इन्वर्जन आता है, इस तरीके के। ये सारे आपके एब्रेशंस में आते हैं, मतलब जब क्रोमोसोम का जो नंबर है वो प्रॉपर तरीके से ना रह करके एबनॉर्मल हो जाए तो उसको आप क्रोमोसोमल एबेरेशन के नाम से जाना जाता है। तो जब आपका क्रोमोसोमल कंडीशंस नॉर्मल नहीं रह जाता है तो इसके जब आप हाइब्रिडेशंस कराते हैं तो हाइब्रिडेशंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो प्रॉपर तरीके से हाइब्रिडेशंस ना हो पाना ये बात का इंडिकेशन देता है कि जो आपका नॉर्मल डीएनए था उसमें अब अल्टरेशंस हो चुके हैं। तो इन अल्ट्रेशंस को पता करने के लिए भी आप गेस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ठीक है पूजा जी। हाँ, बाकी आपको ये क्रोमोसोम एब्रेशन डिटेल में पढ़ाएंगे जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो। हाँ, इससे कई सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, पटाउन डाउन और एडवर्ड सिंड्रोम से, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम से या टर्नर सिंड्रोम से, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल सवाल में बनते हैं। सिद्धार्थ आज कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, मुझे तो लगा चले गए हैं क्या भाई सब लोग। अभी तो काफ़ी लोग जुड़े हैं, फिर भी काफ़ी लोग कम हो गए। आई डोंट नो कि क्या कंडीशन बनी वहाँ पे। अच्छा, वंदना मेरे ख्याल से, वंदना, बट मेरे यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वही तो। जुड़े यहाँ पे लोग 14-15 लोग थे, लेकिन अभी फिलहाल करंटली 9-10 लोग दिखा रहे हैं। एनीवे, टाइम हो चुका होता है तो लोग, आजकल फास्ट भी चल रहा है लोगों का, मतलब नवरात्रि चल रही है तो उसका भी दिक्कत रहता है। कोई नहीं, सबको ये रहता है कि हाँ रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएँगे तो देख के अपना काम कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे फ्रीज़ फ्रैक्चर और फ्रीज़ इचिंग टेक्निक पे। ये बड़ा आपका कन्फ्यूज़ करने वाला टेक्निक होता है। आपके सीएसआईआर के एग्ज़ाम में बड़ा उलझाने वाला काम करता है ये। एक इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री एक टेक्निक और भी होती है, फ्रीज़ इचिंग के नाम से। तो ये दोनों जो टेक्निक है वो कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका एप्लीकेशंस होता है, इसके बारे में बड़ा फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जाता है। तो फ्रीज़ फ्रैक्चर नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले किसी चीज़ को आप कर क्या करिए, फ्रीज कर दीजिए, फिर उसको आप फ्रैक्चर कर दीजिए, मतलब तोड़ दीजिए। तो ऐसे टेक्निक को बेसिकली हम लोग फ्रीज फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका एप्लीकेशंस होता है, यही एप्लीकेशंस से लेकर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली आप मेम्ब्रेन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड के कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं, उन सारे कंपोनेंट्स को ऐसे उखाड़-उखाड़ करके देखने के लिए टेक्निक को क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं। तो इसको करने के लिए होता क्या है कि पूरा का पूरा सेल्स को पहले क्या करते हैं, ड्राई एकदम फ्रीज कर देते हैं, एकदम चिल्ड कर देते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा एकदम जो फ्लूइड होता है सबका सब एकदम कंडेंस हो जाता है। और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक नाइफ आती है जिसको आप बोलते हैं माइक्रोटोम। माइक्रोटोम से क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, और कट करने के बाद पूरी की पूरी लेयर ऐसे आपको दिखना शुरू हो जाती है। तो इस टेक्निक को आप फ्रीज फ्रैक्चर बोलते हैं। और फ्रीज इचिंग जस्ट इसके बाद होने वाली जो प्रोसेस होती है उसको आप बोलते हैं। तो देखेंगे ये दोनों टेक्निक क्या होता है और कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रीज फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, फ्रीज फ्रैक्चर इज अ टेक्निक फॉर फ्रैक्चरिंग अ फ्रोजन बायोलॉजिकल सैंपल। तो जो भी बायोलॉजिकल सैंपल आपका क्या है, फ्रोजन किया गया, मतलब फ्रीज में रखा, मतलब फ्रीज है, एकदम से ड्राई है, एकदम चिल्ड है, उसको क्या किया जाए, फ्रैक्चर किया जाए, मार मार के तोड़ दिया जाए। और ऐसा करने के लिए मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में ये वाली टेक्निक की जाती है किसी भी फ्रोजन सैंपल को फ्रैक्चर करने के लिए, राइट? और ऐसा करके आप क्या करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना चाहते हैं। सो दिस प्रोसीजर हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर विद अ डिटेल एनालिसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो इस टेक्निक से आप कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज एचिंग टेक्निक का जो यूज़ किया जाता है वो मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे उनके लिपिड राफ्ट को या लिपिड मॉलिक्यूल्स को, या फिर उनके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रोटीन है उनके, उनको देखने के लिए टेक्निक को आप यूज़ करते हैं। द फ्रोजन सैंपल इज क्रैक्ड यूजिंग अ माइक्रोटोप। जो भी आपका सैंपल होता है पहले आप उसको फ्रीज करते हैं, फ्रोजन कर लिया जाता है, और उस सैंपल को क्या करते हैं, फिर कट करते हैं, क्रैक करते हैं एक माइक्रोटोम से। माइक्रोटोम क्या है, माइक्रोटोम इज नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट दैट कट थिन टिश्यू स्लाइस। तो ये एक जैसा जस्ट जस्ट लाइक आपका नाइफ होता है, बायोलॉजिकल नाइफ के नाम से भी जाना जाता है माइक्रोटोम। कभी कभी आपसे सवाल ये पूछते भी हैं, माइक्रोटोम क्या है, तो माइक्रो, नहीं नहीं, डायमंड तो कांच को काटने के लिए होता है, ऐसा नहीं होता। ये नॉर्मल माइक्रोटोम जैसे वो होता है,
इंस्ट्रूमेंट टाइप मतलब जैसे जब पूरा पूरा का पूरा सेल एकदम आपका ड्राई हो जाता है ना, फ्रीज तो हार्ड हो जाता है, तो उसको बहुत आसानी से इस नाइफ से क्या किया सकता है, ऐसे स्लाइस कर देते हैं किसी भी मेम्ब्रेन के पार्ट को या फिर टिश्यूज को या फिर मेम्ब्रेन को ही, तो उसको आप आसानी से टिश्यू को स्लाइस कर सकते हैं एकदम हार्ड हो जाने के बाद। तो उसी माइक्रोटोम नाइफ से क्या करते हैं, वो किया जाता है। फ्रीजिंग ऑफ द सैंपल इज डन बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन एक ऐसा आपका मीडिया है जिसका टेम्परेचर -186 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें कोई भी मटेरियल अगर आप रखते हैं तो तुरंत का तुरंत उस मटेरियल के जितने भी आपके वाटर कंटेंट होते हैं ना, सबको एकदम ड्राई कर देता है, एकदम ड्राई। फ्रिज ड्राइंग बोलते हैं आप इसको। तो जिसकी वजह से पूरा एकदम हार्ड हो जाता है। तो एकदम हार्ड से हार्ड मटेरियल को भी अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करिए, डिप कर दीजिए, तो वो पूरा का पूरा एकदम इतना तेज आसानी से टूट जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत अच्छे से मतलब लिक्विड नाइट्रोजन का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है हार्ड से हार्ड मटेरियल को तोड़ने के लिए। लोहा भी आप आसानी से चाहें तो लिक्विड नाइट्रोजन से तोड़ सकते हैं। बड़ा से बड़ा हार्ड हार्ड जो सीड होता है, जैसे मान लीजिए अखरोट की सीड होती है, वो टूटती नहीं है जल्दी। आप उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिए, देखिए खड़ देना टूट जाएगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन में पहले क्या करते हैं, सैंपल को फ्रोज करते हैं, मीन्स फ्रीज करते हैं, और उसके बाद जब हार्ड हो जाता है तो उसको माइक्रोटोम्स क्या करते हैं, कट कर देते हैं। और कट करने के बाद उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, देखा जाता है। तो फ्रीज फ्रैक्चरिंग स्प्लिट मेम्ब्रेन इनटू टू लेयर, जो आपकी लेयर होती है मेम्ब्रेन वाली, उस लेयर को आपको दिखाया रहा है कि ये स्प्लिट कर देता है। और विजुअलाइज द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द मेम्ब्रेन, और उन दोनों लेयर को क्या करते हैं, ऐसे आप सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक का मतलब यही होता है कि पहले आप सैंपल को फ्रीज करते हैं बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, देन आप उसके बाद माइक्रोटोम टेक्निक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और माइक्रोटेम आपका क्या है, एक प्रकार का नाइफ है जो कि उसको कट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, राइट। तो कट करने के बाद आपको उसके मेम्ब्रेन के दोनों लेयर को आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। अभी हम आपको फिगर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से किया जाता है। और फ्रीज फ्रैक्चर करने के बाद की जो टेक्निक होती है उसको आप बोलते हैं फ्रीज इचिंग, राइट। जहाँ पे इसको क्या किया था, वैक्यूम किया जाता है पूरे के पूरे सैंपल को। तो जो फ्रीज इचिंग टेक्निक है वो क्या है, ऑफ वैक्यूम ड्राइंग द फ्रोजन फ्रैक्चर बायोलॉजिकल सैंपल। जो आपका फ्रोजन था, मीन्स फ्रीज किया हुआ सैंपल था बायोलॉजिकल, जिसको आपने क्या किया, फ्रैक्चर्ड कर दिया है। अब उस फ्रैक्चर्ड वाले बायोलॉजिकल सैंपल को क्या करते हैं, आप वैक्यूम ड्राई करते हैं, मतलब पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं और उसको ड्राई किया जाता है। तो वैक्यूम ड्राई करने के प्रोसेस को आप फ्रीज इचिंग बोलते हैं। जबकि आप लिक्विड नाइट्रोजन को डाल करके उसको उसको क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, मीन्स उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने की प्रोसेस जो होती है उसको आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज द लिक्विड नाइट्रो फ्रीज फ्रैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रीज इचिंग का आपने काम देखा कि जब आपका फ्रीज फ्रैक्चरिंग हो जाता है, उसी वाले सैंपल को ले करके आप उसको क्या करते हैं, वैक्यूम ड्राई कराने का काम करते हैं। द वैक्यूम प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ द सैंपल। अगर आपका कोई एयर मीडियम नहीं होगा तो वहाँ पे बाहरी जितने भी आपके एयर बॉन्ड आपके कंटामिनेशन हो सकते हैं पॉसिबली, उन सबको क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। तो इसलिए आप उसको क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट कराते हैं। तो वैक्यूम नहीं, मतलब वैक्यूम अगर रहेगा, कोई एयर का मीडियम अगर नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी ऑर्गेनिम्स जो है वो सर्वाइव मतलब मूव नहीं कर पाएगा या ग्रो नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई आप वैक्यूम क्या करते हैं, क्रिएट कराते हैं। तो वैक्यूम ड्राई एंड फ्रीज ड्राई, ऊपर वाले में आपने क्या किया था, फ्रीज ड्राइंग किया था, नीचे वाले में आप क्या कर रहे हैं, फ्रीज इचिंग में क्या कर रहे हैं, वैक्यूम ड्राई कर रहे हैं। तो वैक्यूम ड्राई ज़्यादा प्रिवेंटिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आपका नहीं होगा। और ये है वो क्या क्या इन्वॉल्व कर सकता है, इट इन्वॉल्व मेकिंग अ प्लेटिनम कार्बन रेप्लिका ऑफ द फ्रैक्चर्ड फेस थ्रू द फ्रोजन सेल्स। जो भी आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम जो उसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि फ्रोजन सेल्स था, उसका आप क्या बनाते हैं, रेप्लिका बनाते हैं, मतलब उसकी जस्ट कॉपी तैयार करते हैं प्लेटिनम कार्बन पे। तो जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाता है उसके चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए। तो फ्रीज इचिंग इज डन आफ्टर फ्रीज फ्रैक्चरिंग द बायोलॉजिकल सैंपल। पहले फ्रीज फ्रैक्चर किया जाता है और उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, फ्रीज इचिंग करके उसको आसानी से देख पाते हैं। तो ये दोनों ही टेक्निक आपस में हेल्प करती हैं एक दूसरे की, और इससे हम लोग ये मेम्ब्रेन के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनके बारे में क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। तो फिक्सेशन एंड डिहाइड्रेशन आर नॉट इन्वॉल्व इन फ्रीज इचिंग। तो फ्रीज इचिंग के टेक्निक में कोई भी आपका फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपकी इन्वॉल्व नहीं होती है, राइट। तो फिक्सेशन नहीं होगा और साथ साथ डिहाइड्रेशन भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो इन दोनों टेक्निक को आप
स्टार लगा सकते हैं कि ये वाले प्रोसेस आपके यूज़ नहीं होते हैं फ्रीज इचिंग वाले टेक्निक में। तो ओके, तो फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज इचिंग में क्या-क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो डेफिनिशन जैसा कि आपने पहले ही देख लिया कि वो आपको फ्रीज फ्रैक्चर इज़ द प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व द रैपिड फ्रीजिंग ऑफ अ बायोलॉजिकल सैंपल एंड क्रैकिंग। तो फ्रीज फ्रैक्चर में आप क्या करते हैं, पहले सैंपल को लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके उसको फ्रीजिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको क्रैक करते हैं। जबकि फ्रीज इचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे क्या है, वैक्यूम प्रोसीजर किया जाता है और जिसकी वजह से आपका उसकी रेप्लिका प्लेटिंग क्या मतलब उसकी कॉपी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है कि यहाँ पे माइक्रोटोम कट करने के लिए इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे कोई माइक्रोटोम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेजर इवेंट क्या होते हैं, क्रैकिंग ऑफ द सैंपल, जबकि यहाँ पे क्या है, सब्लिमेशन ऑफ अ सरफेस आइस अंडर द वैक्यूम, राइट। ये प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके फ्रोजन वाले पार्ट होते हैं उनका सब्लिमेशन कराया जाता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके आइस के पार्ट हैं, सॉलिड के पार्ट हैं, डायरेक्टली क्या हो, गैस में प्रेजेंट डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट इंटरचेंजिंग इनटू द लिक्विड। नॉर्मली क्या होता है, पहले आपके जो सॉलिड होते हैं वो पहले क्या होते हैं, लिक्विड में चेंज होते हैं, फिर इसका क्या होगा, गैस हो जाएगा। तो अगर आपका सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, तो उसे आप क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ये आपके कुछ मेजर यहाँ पे डिफरेंसेस दे रखे हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं। ये फिगर आपको दिखा रहा है फ्रीज इचिंग और फ्रीज फ्रैक्चरिंग का प्रोसेस का, कि मान लीजिए आपका पूरा ये मेम्ब्रेन है और ये आपका पूरा क्या है, सेल है। यहाँ से आपको निकाला गया है और इसके बाद ये आपका नाइफ है जिससे कि काटा गया, काट करके आप इसके दोनों लेयर को क्या कर रहे हैं, ऐसे ओपन करके खींच देते हैं आसानी से, और आपको ये पूरा इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो आसानी से दिखाई दे सकता है। तो ये वही वाला स्ट्रक्चर है जो कि आपको फ्लूइड मेजर मॉडल में पढ़ने को मिलता है। तो फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज इचिंग ये दोनों टेक्निक को आप यूज़ करते हैं साइमल्टेनियसली। पहले फ्रीज फ्रैक्चर किया जाता है और फिर इंस्ट्रूमेंट होते हैं करने के लिए, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट से की जाती हैं, ऐसे आप नॉर्मल ऐसे नहीं कर पा वो एक्चुअली उसकी स्क्रीन पे दिखता है आपको, स्क्रीन पे बहुत बड़ी इमेज दिखती है तब जाके, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ना ये वाली, ये ऐसे ही ली गई है तभी आपको दिख रहा है ये ऐसे आसानी से। ये ऐसे आपको हाथ में लेकर करने वाली चीज़ नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही अल्ट्रा लेवल पर होती हैं। तो इनके लिए बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट आते हैं जहाँ पर आप सैंपल को रखते हैं और सैंपल का बहुत बड़ा लार्ज व्यू आपको दिखाई देता है बड़े आसान उससे, तब जा कर के आप कर पाते हैं। नहीं तो ऐसे तो आपको मेम्ब्रेन ही नहीं दिख सेल ही नहीं दिखाई देगी, मेम्ब्रेन नहीं दिखाई तो बड़ी बात की दूर है। और आप अभी हाँ, बिल्कुल आप सिर्फ़ डालिएगा फ्रिज फ्रैक्चरिंग या फ्रिज इचिंग के लिए तो आपको ढेर सारे जैसे आपका ये क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूज होता है? सेंट्रीफ्यूज के साइज़ का आकार का होता है जिसमें आपके 3 सेक्शंस बने होते हैं। एक सेक्शन में आप सैंपल को डालते हैं फ्रोज़ करने के लिए, एक सेक्शन में कटिंग होती है, दूसरे का सेक्शन में आपको चीज़ दिखाई देता है। अभी मैंने यहाँ पे फिगर लगाया ना क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट का मुझे लगा नहीं कि आपको यूज़ है। आप आसानी से गूगल पे सिर्फ़ डाल सकते हैं फ्रिज फ्रैक्चरिंग या फ्रिज इचिंग इंस्ट्रूमेंट और इमेज वाले सेक्शन पे आप चले जाइए। तो इमेज वाले सेक्शन पे जब आप जाएँगे तो आपको ढेर सारे इमेज आपको दिखाई देंगे जस्ट लाइक आपका जो सेंट्रीफ्यूज होता है उसी के आकार, हाँ, उसी के आकार का होता है, उसमें आपको दिख जाएगा आसानी से, ठीक है? तो ये डिफरेंसेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेजर मतलब कि 4 पॉइंट आपको दे रखा है, डेफिनिशन, इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व, मेजर इवेंट एंड फॉलोड बाय। तो इन चारों पॉइंट को आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि फ्रीज इचिंग में कोई माइक्रोटोम का यूज़ नहीं किया जाता, जबकि फ्रीज फ्रैक्चरिंग में माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। और फ्रीज फ्रैक्चरिंग में आप यहाँ पे क्रैकिंग किया जाता है, मीन्स उसको कट किया जाता है माइक्रोटोम से, जबकि यहाँ पे सब्लिमाइज़ किया जाता है, मीन्स उसको इवापोरेट वैक्यूम कराया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे आपका रैपिड फ्रीजिंग होती है फॉलोड बाय फ्रीजिंग फ्रैक्चरिंग, और जबकि यहाँ पे फ्रीज फ्रैक्चरिंग को फॉलोड बाय फ्रीज इचिंग के द्वारा किया जाता है। तो पहले आप फ्रीज फ्रैक्चरिंग करते हैं, फिर इसके बाद उसकी फ्रीज इचिंग करते हैं। तो कभी-कभी आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन डाला जाता है कि फ्रीज इचिंग और फ्रीज फ्रैक्चरिंग दोनों एक ही चीज़ है और दोनों का पर्पज़ एक ही होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग-अलग टेक्नीक हैं, दोनों अलग-अलग प्रिंसिपल हैं। ये बात अलग है कि जिस सैंपल का आप फ्रीज़ फ्रैक्चरिंग करते हैं, उसी सैंपल का आप फ्रीज़ इचिंग करते हैं।
मतलब पहले जैसे सपोज़ कीजिए ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे येलो वाला दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर देखने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज़ फ्रैक्चरिंग करना पड़ेगा और उसके बाद आप क्या करते हैं, फ्रीज़ इचिंग करते हैं, तब जाकर के आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है। तो ये दोनों आपस में डिपेंडेंट ज़रूर है, लेकिन एक नहीं है। कभी-कभी आपको फ़ोर्स किया जाता है इस बात को समझाने के लिए कि ये दोनों टेक्निक एक ही होती हैं, क्योंकि इनका प्रिंसिपल एक जगह पे काम आता है, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों ही टेक्निक आपकी अलग-अलग हैं और इन दोनों टेक्निक का हेल्प से आप मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या सेल के कंपोनेंट्स को, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आसानी से देख पाते हैं। क्या क्या कंबाइनिंग का हो गया मतलब समझा नहीं? हाँ। नहीं, 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 ये पॉइंट फ्री स्ट्रक्चर के लिए है। ये जो आपको यहाँ पे लिखाया जा रहा है कि दिस प्रोसीजर हेल्प अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर विद अ डिटेल एनालिसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये फ्रीज फ्रैक्चर के लिए है। मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा था कि फ्रीज इचिंग और फ्रीज फ्रैक्चरिंग कई सारे बुक्स में या कई लोगों से आपको बोलते हुए कहते हुए सुनने को मिल जाएगा कि दोनों टेक्निक एक होती हैं। नहीं, दोनों टेक्निक एक नहीं होता है। कॉमनली मिस्टेक कहाँ पे होती है, क्योंकि जब आप मेम्ब्रेन के कंपोनेंट को देखना चाहते हैं, तो उस मेम्ब्रेन के कंपोनेंट को देखने के लिए पहले आपको फ्रीज फ्रैक्चरिंग करानी पड़ती है, फिर इसके लेयर को हटाने के देखने के लिए फ्रीज इचिंग करानी पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट जाता है कि इन दोनों टेक्निक का यूज एक ही है मेम्ब्रेन के कंपोनेंट को देखने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी सैंपल का फ्रीज फ्रैक्चरिंग नहीं किए हुए तो आप उसका फ्रीज इचिंग नहीं कर पाएंगे। फ्रीज इचिंग होने के लिए उस सैंपल का फ्रीज फ्रैक्चरिंग होना जरूरी है। समझ आया? ओके, तो आगे बढ़ें। चलिए, तो अभी आप लोगों ने 4 टेक्निक के बारे में पढ़ लिया। एक तो पढ़ लिया आप लोगों ने गिस के बारे में, दूसरा आपने पढ़ लिया फ्रेप के बारे में, तीसरा आपने फ्रेट के बारे में और अभी आपने पढ़ा इसके बारे में, राइट? तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। 4 क्या 5 टेक्निक आप लोगों ने पढ़ लिया। फ्रीज इचिंग, फ्रीज फ्रैक्चरिंग, गिस और फ्रेट और फ्रैप। तो 5 इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है और सबके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होते जाने चाहिए। और अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशंस पे और अरे भैया, फ्रीज फ्रैक्चरिंग नहीं करेंगे तो वो सैंपल आपका फ्रोजन फॉर्म में कहाँ से आएगा? फ्रीज इचिंग करने के लिए सैंपल को फ्रोजन फॉर्म करना। जी हाँ, सब्लिमेशन कराने के लिए वो फॉर्म सॉलिड में प्रेज़ेंट होना चाहिए। सॉलिड करने के लिए ड्राई हार्ड करने के लिए आपको फ्रोजन करना पड़ेगा और वो जो प्रोसेस करेंगे तो आप उसी को फ्रीज फ्रैक्चरिंग बोलते हैं। ओके। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरीज एंड आल्सो इन मॉलिक्यूलर एंड बायोटेक्नोलॉजी लैबोरेटरी। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज किए जाने वाला आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका यूज माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, किसी भी फील्ड में आप जाइए आपको ये टेक्निक देखने को जरूर मिलेगी और ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ने को आपको जरूर मिलेगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशंस बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका कॉन्सेप्ट डेवलप कहाँ से हुआ? नॉर्मली अगर हम किसी भी मटेरियल को, मतलब कोई भी, अगर हमारे पास ग्लास का अगर बीकर है और उसमें हमने कोई पार्टिकल को क्या किया है, डिज़ोल्व कर दिया है, मान लीजिए सॉल्यूशन हमारा कैसा हेट्रोजीनियस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप इसको अगर मिक्स कर देते हैं और इसको आप कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं सेटल डाउन करने के लिए, ऐसा नॉर्मली विदाउट डिस्टर्ब के छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम्स हैवियर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे तरफ ऐसे सेटल हो जाते हैं, जबकि लाइटर जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर तरफ लिक्विड में मूव करते रहते हैं, मीन्स दिखाई देते हैं। ये नॉर्मल फिनोमेना होती है, इस जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स की जो जी की जो वैल्यू होती है वो आपके इन सारे पार्टिकल्स पे क्या करती है, एक्ट करती है। तो जिन पार्टिकल्स का मास आपका ज़्यादा होता है उनका शटल डाउन पहले हो जाता है, मीन्स वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। दिस इज द नेचुरल फिनोमेना अकरिंग इन द नेचर। बट क्या होगा जब यहाँ पे जो पार्टिकल की जो साइज है वो बहुत ही फाइन हो, बहुत ही माइन्यूट हो, तो उन पे लगने वाले
वाली जो जी की वैल्यू होती है वो उन पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने के लिए इनसफिशिएंट हो जाती है, उस कंडीशंस में हमें एक ऐसे टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है जो कि जी की वैल्यू क्या करे, बढ़ाए। मतलब उनका जो प्रेसिपिटेशंस हो रहा है, जो सेटल डाउन हो रहा है, उनकी वैल्यू को क्या करे, इन्हांस करे। और उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे होता क्या है कि आपका किसी एक ऐसे आपका सेंटर में रॉड होता है, इस पे आपके ये मोटर मतलब फिक्स होते हैं, यहाँ पे आपके लगे हुए होते हैं क्या, इसके रोटर, और इस रोटर में आपके बने होते हैं ऐसे वेल्स, और इस पे आप क्या रखते हैं, अपना सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो कि आपका सैंपल को कंटेन किया हुआ रहता है, लाइक दैट, इस तरीके से आपको दिखाई देता है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। और इसमें आपको सैंपल का क्या होता है, भरा हुआ रहता है, और इस सैंपल को आप क्या करते हैं, इस रोटर में फिक्स कर देते हैं। तो इस एक फिक्स एक्सिस पे ये बहुत तेज़ी से क्या करता है, रोटेट करता है। और रोटेट रोटेट जब करता है तो रोटेशन की वजह से होता क्या है कि जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत कम होता है, जिनको कि नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से पुलिंग नहीं किया जा सकता है, उन पार्टिकल को भी अब आसानी से सेपरेट आउट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल होता है वो ये कि किसी एक सेंटर एक्सिस पे अगर कोई पार्टिकल को बहुत तेज़ी से क्या किया जाएगा, कराया जाए, उस एक्सिस की चारों तरफ रोटेट कराया जाए, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से लाइटर जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और जो हैवियर डेंसर पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसके हेल्प से आप किसी मिक्सर में पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे आपका ब्लड देखने में तो आपको कैसा दिखाई देता है, होमोजीनियस, बट ये एक्चुअली में होता कैसा है, हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसे आपके ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, आपके ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को ब्लड में से सेपरेट आउट अगर आपको करना होगा तो आप क्या कराएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। वैसे ही अगर आपको मिल्क जो कि आपको होमोजेनियस दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में होता कैसा है, हेट्रोजेनियस होता है। अगर आप इस मिल्क के कंपोनेंट में से आप उसके मिल्क के जो आपके क्रीम वाले मीन्स आपके जो लिपिड्स होते हैं उनको अलग करना चाहते हैं, उनके प्रोटीन्स को अलग करना चाहते हैं, उनके वाटर मॉलिक्यूल को अलग करना चाहते हैं, तो इन सारे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिससे कि आप मिक्सर में से पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज, देयर मास, देयर डेंसिटी, और इनके बेसिस पे क्या किया जाता है, सेपरेशन इनके किए जाते हैं। प्रिंसिपल यही होता है कि एक फिक्स आपकी रॉड होती है, उस रॉड के चारों तरफ चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से रोटेट कराया जाता है, और उनके रोटेशन से वहाँ पे बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जनरेट होती है, जो कि पार्टिकल्स पे एक्ट करती है। और हैवियर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जो आपके लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर तरफ क्या होते हैं, ऐसे ऊपर रहते हैं। तो जो पार्टिकल्स आपके, मान लीजिए अगर आपके पास ये मान लीजिए अगर आपके पास ये क्या है, सुपर आपका अप एंड ड्रॉप है, अप एंड ड्रॉप है, और इस अप एंड ड्रॉप में आपने सेंट्रीफ्यूज कराया, तो आपको यहाँ पे जो नीचे की तरफ दिखाई दिया, जो कि हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, पेलेट के फॉर्म से नाम के जाना जाता है। और आपके जो इस तरफ ऐसे उस फॉर्म में होंगे उसको आप सुपर नीड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो सुपर नीड आपका जो होता है वो लाइटर डेंसिटी का होता है, या फिर आपके छोटे साइज़ के होते हैं, जबकि पेलेट जो होती है वो आपकी हैवियर डेंसिटी की होती है, मीन्स हैवी होती है, इनका ग्रेडियंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसके बेसिस पे आप कंपोनेंट को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, और उनको मिक्सर में से निकाल सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक बायोलॉजिकल सिस्टम में कई पर्पज से यूज़ किया जा सकता है। जैसे सेल्स को अगर होमोजेनाइज किया जाए तो सेल्स के अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है, या लाइसोसोम है, उन सबको अलग करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूज टेक्निक का यूज करते हैं। या आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले फ्लूइड हैं, लाइक जैसे ब्लड है, तो ब्लड में से अगर आपको प्लाज्मा निकालना है, ब्लड में से अगर आपको आरबीसी निकालना है, ब्लड में से अगर आपको डब्ल्यूबीसी निकालना है, तो इन चीज़ को करने के लिए भी आप क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बहुत तेजी से चला था आपका क्या, टाइफाइड का इन्फेक्शन। और टाइफाइड के इन्फेक्शंस में और डेंगू के इन्फेक्शन में आपका जो
प्लेटलेट्स होता है बहुत तगड़ा गिर जाता है। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कहाँ से आता है? प्लेटलेट्स ऐसे ही आपके पूरे ब्लड को लिया जाता है, ब्लड बैंक से आप ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करा करके इस ब्लड में से प्लेटलेट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और प्लेटलेट्स बहुत ही महंगा मिलता है, प्लेटलेट जल्दी मिलते भी नहीं है, तो आपको ब्लड बैंक जाना पड़ता है और वहाँ से आप जितना वॉल्यूम में आपको प्लेटलेट चाहिए उसके हिसाब से आपको पूरा ब्लड देना पड़ता है, तब जा करके आपको प्लेटलेट निकाल करके ये देता है। तो प्लेटलेट्स को सेपरेट करने का उसमें सेपरेटर लगा रहता है सेंट्रीफ्यूज करने वाला, तब ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा। जिस जिस पर्सन की बॉडी में ऑलरेडी कमी है उससे तो नहीं निकालेंगे, लेकिन हाँ ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो ये जो आपका सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक आप यूज करते हैं वहां पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही होता है, जिससे आप ब्लड से देखिए ये ऐसे समझ कीजिए, जैसे आप मतलब अगर छाछ अगर आप बनाते हुए देख रहे होंगे तो जनरली ये जैसे टू अर्थ सेंट्रल या टू अर्थ द सेंटर, मतलब एक तरीके से लगता है। तो जो सेंटर होगा उससे अपवर्ड डायरेक्शन में ये काम करता है, ताकि कि जितने भी आपके लाइटर पार्टिकल होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और हैवियर पार्टिकल जो होता है वो नीचे तरफ जाता है। तो टू अर्थ द सेंटर की तरफ काम करता है, मीन्स उसके ऊपर की तरफ आने के लिए। तो अगर आप ऐसे सिंपल भाषा में समझिए कि केंद्र की तरफ काम कर सकता है या केंद्र के ऊपर काम करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल जो होता है वो सेंटर की तरफ काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो सेंटर के अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। हाँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या है और किस कंडीशंस में और किस किस सिचुएशन से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस दैट यूजेज centrifugal force to separate particles from a solutions based on their size, shape, density and medium viscosity and rotor speed। इसके बेसिस पे पूरे पार्टिकल को क्या किया जा सकता है, सेपरेट आउट किया जाता है। मीडियम विस्कोसिटी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है पार्टिकल को सेपरेट आउट करने के लिए। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, इन पॉइंट्स पे अच्छे से निशान लगा लीजिए कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज पर, शेप पे, डेंसिटी पे, मीडियम के विस्कोसिटी पे, इन सब पे क्या करता है, डिफ्रेंशिएट हो, मतलब इनके बेस होता है जिससे कि पार्टिकल का पास सेपरेशन होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली एक मैकेनिकल प्रोसेस है जहाँ पे आपके पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है इन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे है प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूज यूजेज द सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल, पार्टिकल्स को बैठाने का जो प्रिंसिपल होता है कि आपके पार्टिकल, जैसे मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि उन पार्टिकल को सेडिमेंटेशन कैसे होगा, उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो रोटेशन होने से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है उससे होता क्या है कि जो अब तक आपके पार्टिकल मिक्सचर फॉर्म में थे वो पार्टिकल अब सेपरेट होने लगते हैं। जितना ज़्यादा किसी पार्टिकल का साइज होगा या उसका वेट होगा, उन पे जी की वैल्यू क्या करती है, ज़्यादा लगती है। तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके नीचे बैठ जाते हैं, जबकि जो पार्टिकल्स आपके लाइटर होते हैं वो ऊपर तरफ क्या करते हैं, पुल हो जाते हैं, मीन्स ऊपर चले जाते हैं। तो जो आपका मिक्सर अभी तक आपको होमोजीनियस दिखाई दे रहा था उसमें से दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, आपके सेपरेट हो जाते हैं, जिसको आप सेडिमेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडिया यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। तो जो भी आपके सॉल्यूशंस में पार्टिकल जो आपके सस्पेंडेड हैं, नॉर्मल कंडीशन में आपको सेपरेट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन पार्टिकल को सेपरेट करता है सेंट्रीफ्यूगल फील्ड या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करने के बाद या अप्लाई करके। तो ये इनका क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूगेशंस का। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स के बारे में कि क्या क्या पॉसिबल टाइप्स आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज किए जा सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशंस को लेकर के। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिकली तीन टाइप हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशंस है और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशंस है, राइट। तो इनका डेफिनेशन तो आपसे पूछेगा ही, साथ साथ इनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं कि इनको किस सिचुएशंस में आप यूज़ कर सकते हैं या कहाँ पे आप इनका यूज़ किया जाता है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट का, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ बड़ा ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। तो कहाँ कहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है।
तो यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगेशंस का इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है। सिंपली आप देख सकते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा क्या है, रोटर है। ये पूरा जो आपको ये व्हील दिखाई दे रहा है, इसमें आपके ये वेल्स बने हुए हैं, जहाँ पे आप सैंपल को क्या करते हैं, मीन्स जिस जिस किसी भी ट्यूब को या फिर अप एंड ड्रॉप को आपको रखना होता है, वैसे ये बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा रोटर है। तो यहाँ पे बड़े वाले ट्यूब आप रखे जा सकते हैं 50 ml वाले, जिसको आप कार्ट्रिज ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो इस ट्यूब में आपको अपना सैंपल रखना होता है, फिर कैप लगा करके उसको बंद कर देना होता है। यहाँ पर आपका एक मेन्यू बार होता है, जिसमें आपको 3 चीज़ें सेट करने के लिए दी रहती है। स्पीड सेट करने के लिए दिया रहता है, आप आसानी से अप एंड डाउन कर सकते हैं, बटन ऐसे बना रहता है। इसके बाद आपका टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हैं अप एंड डाउन करके। फिर इसके बाद आपका आरपीएम और टाइम रहता है सेट करने के लिए, कितने टाइम के लिए आपको चलाना है, तो इसके लिए भी आपको बटन यहाँ पे दिया रहता है। तो ये एक आपका मेनू बार रहता है। यहाँ से आप आसानी से अपने डिज़ायरेबल जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, उतना टाइम, उतना टेम्परेचर, उतना स्पीड आप सेट कर सकते हैं। और उसको सेट करने के बाद आप उसको सैंपल को रख करके उसको बंद करके पावर को, मतलब ये स्टार्ट बटन को ऑन कर देते हैं। तो सारा आपका प्रोसेस जो है चलना, वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका पूरा टाइम ओवर हो जाएगा, बीप देना शुरू करेगा, फिर आप उसको बंद करके निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं तो आपको वहाँ पे 2 फेज़ दिखाई देता है उस आपके ट्यूब में। एक आपका ऐसे नीचे की तरफ क्या होगा, बैठा हुआ होगा, जिसको आप पेलेट बोलते हैं। और बाकी आपका क्या होगा, सुपरनेट, जो कि ऊपर आपको दिखाई देता है। सो दिस इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। और इसके प्रिंसिपल के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि डेंसिटी ग्रेडियंट, डिफरेंशियल और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेक्निक है वो क्या है, और कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डेंसिटी ग्रेडियंट, जैसा कि नाम से ही बता रहा है कि बेसिकली ये वाली जो आपकी टेक्निक्स होगी, इसमें जो पार्टिकल का सेपरेशन किया जाएगा, वो डेंसिटी के बेसिस पे किया जाएगा। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो पार्टिकल्स पेलेट के फॉर्म में आएंगे, या ये कह सकते हैं कि उनको कम स्पीड पे सेपरेट आउट किया सकता है। और जिनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा कम होगी, उनको ज़्यादा स्पीड लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज कोई आपने सैंपल लिया यहाँ पे, और सबसे फर्स्ट टाइम पे आपने सिंपली क्या किया, 1000 आरपीएम पे क्या किया, चला दिया, रोटेशन पर मिनट पे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या बना, सुपरनेट, मतलब प्लेट बन गया, और ये सुपरनेट रहा। फिर आपने क्या किया, इसको 10,000 आरपीएम पे रोटेट कराया। टाइम सबके लिए सेम है। यहाँ से आपने क्या किया, सुपरनेट को ले लिया, ये वाला पार्टिकल आपका निकल गया। लेकर के आपने किया, तो यहाँ पे फिर से आपको क्या दिखाई दिया, प्लेट दिखाई दिया। फिर से आपने यहाँ से सुपरनेट लिया, और आपने अब की बार क्या किया, 1 लाख पे करा दिया, राइट, इस तरीके से। तो इस वाले फिगर से आपको क्या चीज़ समझ में आता है कि जो सबसे पहले, मीन्स कम आरपीएम पे सेपरेट आउट हो गया, इस पार्टिकल की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो सबसे लास्ट में सेपरेट आउट हुआ है हाईएस्ट स्पीड वाले पर, उसकी डेंसिटी सबसे क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उन पार्टिकल का भी सेपरेशन होना शुरू हो जाता है, जिन पार्टिकल का सेपरेशन नॉर्मल स्पीड पे नहीं हुई थी। तो कम स्पीड पे जो पार्टिकल आपके सेपरेट आउट हो जाते हैं, पेलेट के फॉर्म में बन जाते हैं, उन पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उन पार्टिकल की साइज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। उन पार्टिकल का शेप क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि जो मॉलिक्यूल्स आपके हायर स्पीड पे जाते हैं सेपरेट होने के लिए, या हायर स्पीड पे सेपरेट होते हैं, उन पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। दैट इज़ वाई वो नॉर्मल स्पीड पे सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या कर सकता है। इट अलाउ फॉर द सेपरेशन ऑफ मेनी और कंपोनेंट्स इन अ मिक्सर ऑन द बेसिस ऑफ अ डेंसिटी। कई सारा अगर आपको कंपोनेंट्स है वहाँ पे मिक्सर में, तो उस मिक्सर्स में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं। और ये उन पार्टिकल को जो सेपरेशन करेगा, किसके बेसिस पे, दैट इज़ द डेंसिटी के बेसिस पे। तो डेंसिटी ग्रेडियंट्स जैसा कि नाम ही है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपके सैंपल में मान लीजिए क्या है, ब्लड है, और आपको ब्लड के सारे कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है। तो उसको आप उस टाइम पे आप क्या करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज करेंगे। जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे नीचे क्या है, आपका एरिथ्रोसाइट्स है, मीन्स आरबीसी है। तो आप कह सकते हैं कि ब्लड के सारे कंपोनेंट में से सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी है, आरबीसी की है। देन इसके बाद किसका है, डब्ल्यूबीसी का है। देन इसके बाद किसका है, आपका प्लेटलेट्स का है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल इन्फेक्टेड सेल्स दिखाई दे रही है। तो ये इनका डेंसिटी ग्रेडियंट है। तो हैवियर जो पार्टिकल है वो सबसे क्या है, आपके नीचे की तरफ बैठे हुए हैं।
तो ब्लड के कंपोनेंट को ब्लड से सेपरेट आउट करने के लिए आप डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि डेंसिटी के बेस्ड पे सेपरेट करता है। डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो आपका कंपोनेंट आपके नीचे की तरफ क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। इसके बाद है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि साइज के ऊपर क्या करती है, बेस्ड होती है। साइज जिसका ज़्यादा ज़्यादा हैवियर होगा वो पार्टिकल आपके पेड़ के फॉर्म में। हाँ हाँ, पूछिए। अल- अ- बता रहे हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है वो 50,000 आरपीएम के ऊपर की बात होती है और 50,000 के अप्रॉक्स होती है। तो उससे नीचे जितने भी आपके होते हैं वो सब नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज में आते हैं, 15, 20, 22 इस तरीके से। नॉर्मल आपके जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी में ये सब यूज किए जाते हैं, उनकी 20-20,000 आरपीएम तक के माने जाते हैं। ये ब्लड वाले जो सैंपल होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए 20-25 के बीच में कंपोनेंट मतलब स्पीड रखी जाती है। टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। जब कहीं पे भी आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशंस का टर्म यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे आप मानिए कि जो आरपीएम की वैल्यू होगी। हाँ, बिल्कुल, दोनों फैक्टर होते हैं। जैसे अगर आपको कम टाइम में सेपरेट करना है, तो आप उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, और अगर आपके पास स्पीड की लिमिटेशन है, तो आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। तो सेम स्पीड मतलब कम ही स्पीड पे अगर मैक्सिमम टाइम तक रोटेट करेगा, तो शटल डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए तो बताया गया फैक्टर में कि आपको स्पीड भी मतलब फैक्ट अफेक्ट करता है, ड्यूरेशन भी अफेक्ट करता है, और जिस जो मीडियम में आप उसको सेपरेट कर रहे हैं वो मीडिया भी अफेक्ट करती है। जैसे किसी कंपोनेंट का अगर आप ग्लिसरॉल में सेपरेशन करेंगे और किसी कंपोनेंट का वाटर में करेंगे, तो इजीली किस में होगा, वाटर में ज़्यादा हो पाएगा, क्योंकि ग्लिसरॉल क्या है, ज़्यादा विस्कस है। विस्कस चीज़ों में चीज़ों को सेटल डाउन होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जितना लेस विस्कस होगा आपका मीडिया, जिस मीडिया में आप कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं, उसमें सेपरेशन की जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा दिखाई देगी, और जितना उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो उतना कम से कम क्या होगा, सेपरेट आउट हो पाएगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि नॉर्मली ये जो डेंसिटी ग्रेडिएंट डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशंस आपको बताए जा रहे हैं, इन सेंट्रीफ्यूगेशंस के लिए आपको जो स्पीड होती है वो अलग-अलग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, तो अलग-अलग किया जाता है। वैसे टर्म जो यूज़ करते हैं अल्ट्रा वाला, वो अल्ट्रा वाला तब यूज़ करते हैं जब आपकी स्पीड 50,000 या 50,000 से ज़्यादा की हो, तो उस कंडीशंस में आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशंस टर्म यूज़ करते हैं। बाकी ये सारे जो होते हैं अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो अलग अलग कंसंट्रेशन और अलग अलग स्पीड आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी पे बेस्ड है, और इससे ब्लड के सारे कंपोनेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं। जबकि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है वो बेस्ड है साइज पे, और साइज जिसका सबसे बड़ा होगा वो कम से कम आरपीएम पे क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, जल्दी जल्दी प्लेट के फॉर्म में बन जाते हैं। सबसे टफ काम होता है उन पार्टिकल को सेपरेट करना जिनकी साइज बहुत ही छोटी होती है, उनके लिए हाई स्पीड और टाइम ड्यूरेशन भी क्या होता है, बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के वो प्लेट के फॉर्म में आ पाते हैं। यूज टू सेपरेट स्पेसिफिक ऑर्गेन्स फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक सेल्स पार्ट। तो अगर आपके सेल्स से सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, गॉल्जी बॉडी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, तो उस टाइम पे जो टेक्निक आप यूज़ करेंगे वो है आपका डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि साइज के बेसिस पे सेपरेट करता है। कभी कभी आपसे ऑर्डर के बारे में पूछा जाता है कि हाँ इनका क्या ऑर्डर हो सकता है। जैसे देखिए, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में पहले आपको दिया गया कि टिश्यू को पहले होमोजेनाइज किया गया, और होमोजेनाइज करने के बाद जब आपने इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सबसे पहले प्लेट के फॉर्म में क्या आया, सेलुलर डिब्रिजेज आए, पूरा का पूरा जो सेल टूटा फूटा था वो सारा सब कुछ आया, न्यूक्लियाई आया है सबसे पहले। यहाँ पे ऑर्डर भी मैं लिखता जाता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा, राइट। और उसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका यहाँ पे आता है प्लेट के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो इसके बाद क्या आएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, बराबर में क्लोरोप्लास्ट भी आएगा। देन इसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे माइक्रोसोम्स आएंगे। माइक्रोसोम्स का मतलब बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे लाइसोसोम्स ये सब। तो माइक्रोसोम्स आएगा आपका, फिर इसके बाद आपका सबसे लास्ट में क्या आएगा, राइबोसोम्स आएंगे। तो ये जो आपके सेल ऑर्गेन्स है उनके सेपरेट होने का रेट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे सेल्स में सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका है, न्यूक्लियस का है। देन इसके बाद आपका किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है या क्लोरोप्लास्ट का है।
देन इसके बाद आपका क्या है, माइक्रोसोम्स का है, मीन्स लाइसोसोम्स इन सब का है। फिर इसके बाद आपका छोटे-छोटे जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं। इनके साइज़ के मतलब जब सेल्स को पूरा रैप्चर किया जाए और रैप्चर करके उनको उनके होमोजेनाइज़ को सेंट्रीफ्यूज किया जाए, तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि सबसे पहले जो सेपरेट आउट होगा पीरियड के फॉर्म में वो होगा न्यूक्लियस, फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, फिर इसके बाद आपको दिखाई देगा माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स से पहले अगर बात करेंगे तो आपका गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आता है, और इसके बाद आपका माइक्रोसोम्स आएँगे। तो उसके कैटेगरी में आप उसको रखते हैं। ऑर्डर कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आप करते हैं, तो सबसे पहले या सबसे बाद में या फिर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन्स को सेपरेट आउट होने का। सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि आपके साइज़ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। साइज़ जिसकी बड़ी होगी वो जल्दी से क्या होगा, आपका सेपरेट आउट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशंस के बारे में। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशंस टेक्निक क्या है, वो हाई स्पीड को हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल भी अब आपके सेपरेट आउट हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली इवन आपके जो नॉर्मल जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उनसे नहीं हो पाते, उनका वेट बहुत ही कम होता है। तो इट इम्पोज हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन सस्पेंडेड पार्टिकल और इवन मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशंस एंड कॉजेज सेपरेशन ऑफ सच मैटर बेस्ड ऑन द वेट डिफरेंसेस। तो जो उनके हल्के थोड़े बहुत वेट का डिफरेंसेस होता है, उन वेट के डिफरेंसेस पे इन पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है, ये हाई फोर्स लगा करके, जिसको आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशंस के नाम से जानते हैं। तो अल्ट्रा का मतलब यही भी हो गया कि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होने वाली जो फोर्सेस है वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए आपके ये पूरे कंपोनेंट्स हैं, और इन कंपोनेंट्स को यहाँ पे इतना इतना 300 जी लगा करके 14 मिनट्स के लिए वो किया गया, तो बड़े पार्टिकल जो सेपरेट यहाँ सेटल डाउन हो गए। फिर इसके बाद आपको पोर ऑफ किया गया सुपरटेंडेंट को, और फिर इसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अलग आपका जी की जो वैल्यू है वो बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से अब सारे कंपोनेंट धीरे 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 अगर लास्ट में आप देखिए सेपरेट हो जा रहे हैं। मतलब ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे लिया गया, ये इसका सुपरिटेंडेंट है, यहाँ पे ये लिया गया, और इसके बाद फिर आपका ये इसकी जो जी की वैल्यू है वो 1000 की गई। फिर यहाँ से जो लिया ये इसको सेटल किया गया, फिर इसको पोर किया गया, फिर इसके बाद इसको किया गया, तो ये लास्ट में ये हो जाएगा। तो जिन पार्टिकल की साइज सबसे छोटी होगी वो सबसे क्या होंगी, लास्ट में आपके सेपरेट आउट होंगे, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट आपके आरपीएम की वैल्यू पे। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल यही है कि जब आपके पार्टिकल जो कि बहुत ही कम वेट में डिफरेंसेस हो, जो कि नॉर्मली आपके सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं उनसे सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो आज बहुत सारे टेक्निक के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, और अब देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है सेंट्रीफ्यूगेशंस का। तो नॉर्मली डिटरमाइन करता है ये कोलाइडल मॉलिक्यूलर वेट का पार्टिकल्स को, उनके सेपरेशंस के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल आपके हैवियर है, कौन से पार्टिकल आपके लाइटर हैं। और सेपरेट करता है चॉप पाउडर को वाटर से, मिल्क को मिल्क के क्रीम से, ब्लड को ब्लड के सेल्स से, सारी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए आप कर सकते हैं। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एज जो भी आपके कंपोनेंट्स निकल रहे हैं किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया का कोई कंपोनेंट से गेट आउट कर रहा है, तो उस कंपोनेंट को अगर आपको सेपरेट आउट करना है, तो आप उसको इस सेंट्रीफ्यूज टेक्निक से सेपरेट करके उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस करके बना सकते हैं। सो दिस इज आज की क्लास की में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा फ्रेप के बारे में पढ़ लिया, फेट के बारे में पढ़ लिया, फिर इसके बाद फ्रीज इचिंग फ्रीज फ्रैक्चरिंग पढ़ लिया, गिस टेक्नोलॉजी पढ़ लिया। बहुत सारे टेक्निक आज आप लोगों ने पढ़े हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा आपको चीज़ों को फिक्स करने अपने माइंड में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वीडियो को कई बार आपको देखना होगा, और सारे जो टेक्निक्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। होपफुली कि आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं यही सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और सारे टॉपिक्स का जो आपको पढ़ाए गए उनका नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएँ। खास करके उनके वर्किंग प्रिंसिपल और उनके एप्लीकेशन पॉइंट को लेकर के, उनका यूज़ कहाँ-कहाँ पे हो रहा है। चाहे स्टार्टिंग जो टेक्निक आपको पढ़ाई गई फ्रेट का या आपका फ्रेप का या फिर आपका फ्रीज इचिंग, फ्रीज फ्रैक्चरिंग का, इन सब का कहाँ-कहाँ पे यूज़ है, इनको ज़रूर आप अच्छे से लिखिए। तो आज की जो क्लास थी वो पूरी कई सारे टेक्निक का मिक्सअप था, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न कर सकता है, लेकिन आप उसको 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। ओके। अभी अगर आज की क्लास में से किसी को किसी भी स्लाइड से अगर कहीं कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैं पूरे स्लाइड को एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। आप अगर कई सारी चीज़ें नई-नई जानने को मिली तो हो सकता है कुछ डाउट हो सकता है। अगर कहीं पे किसी को डाउट हो तो आप उसको बता सकते हैं। फ्रीज फ्रैक्चरिंग, फ्रीज इचिंग के बारे में बता दिया अच्छे तरीके से, होपफुली यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा।
और जीनोम मतलब फ़िश का क्या यूज़ होगा ये भी बता दिया। उसके साथ-साथ में आपको इस और फ़िश के बारे में भी समराइज़ किया कि क्या इसका मीन होता है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे फ्रैप के बारे में भी बताया गया कि कैसे ये काम करता है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है और किस-किस चीज़ के बारे में आप इससे इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ये वाला टेक्निक आपका पार्ट बी में कई बार एग्ज़ाम में सीएसआईआर में पूछा गया है। एक बार पूछा गया था लैटरल वाले को लेकर के मतलब लैटरल लिपिड मॉलिक्यूल्स को लेकर के एक बार प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ों का आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कोई प्रोटीन आपका मेम्ब्रेन में मूव कर रहा है तो मोबिलिटी ऑफ अ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन इसको भी पता कर सकते हैं और लेटरल डिफ्यूजन ऑफ लिपिड इसको भी पता आप कर सकते हैं फ्रैप टेक्निक से। और इसके बाद आपको बताया गया था दैट इज़ फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर मीन्स फ्रेट के बारे में। और ये टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा का पूरा फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि हाँ, किस कंडीशन में ये पाया जाएगा और किस कंडीशन में हो सकता है। और ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, आपको पीडीएफ जो देंगे तो ऐसे बने हुए रहेंगे, आपको इसको डिलीट नहीं करना। आप इनको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा फिगर में कि ये ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे आपका फ्रैप जो टेक्निक होगा वो परफ़ॉर्म किया जाएगा, राइट? होगा, जबकि यहाँ पे ओवरलैप हुँ, क्या हो गया? हाँ, हाँ। यहाँ पे है लेस दैन 10। लेस देन 10 होगा तो फ्रेप पाया जाएगा, मोर देन 10 होगा तो फ्रेप नहीं पाया जाएगा, ये कंडीशन दिया गया है आपको। हाँ, ये 2 कंडीशन है क्रॉस के लिए नहीं पाए जाने के लिए, ये कंडीशन है ये टिक लगा हुआ है यहाँ पे पाए जाने के लिए। ओवरलैपिंग होनी चाहिए, साइज़ आपका लेस देन 10 नैनोमीटर होना चाहिए। साइज़ ये फिगर भी बना दिया है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो मेरे ख्याल से अभी सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आकांक्षा, प्रियंका, मुमताज़, सिद्धार्थ, अर्चना, पूजा एंड 2 अदर्स। कौन-कौन है भैया? हाँ, पूछिए, पूछिए। किस चीज़ में? हुँ, हुँ, हुँ। एनर्जी का सोर्स नेचुरल कुछ भी हो सकता है, आपका नेचुरल जो लाइट है वो भी हो सकते हैं और अगर आप ऐसे इन विट्रो कंडीशन में कोई एक्सपेरिमेंट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लाइट का सोर्स देते हैं। वो लाइट का सोर्स आपका विजिबल लाइट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, यूवी लाइट नहीं है, यहाँ पे विजिबल लाइट की रेंज में है। जैसे जो लाइट आपकी नॉर्मल है, उस लाइट को आप एक्सपोज़ कराते हैं मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस को चेक आउट करने के लिए। हुँ, और कोई? चलिए, एक चीज़ आप लोगों से मुझे सब लोगों से फ़ेवर चाहिए था मतलब पूछना था कि अभी आपके यूनिट नंबर 13 में जितना आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन था, वो सारा खत्म हो गया, सिर्फ़ एक टॉपिक बचा हुआ है स्टैटिक्स का। तो क्या अभी आप लोग स्टैटिक्स पढ़ना चाहेंगे या बायोकेमिस्ट्री की तरफ हम लोग मूव करें? क्या चीज़ करके है? रेडियो ऑटोग्राफी का कई बार एप्लीकेशंस बता दिया, जो आपके टेक्नीक यूज़ किए जाते हैं सदर्न नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में, वहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी टेक्नीक का ही यूज़ किया जाता है, चीज़ों को विजुअलाइज़ करने के लिए। वो आपको उसके एप्लीकेशन में बताया है, अलग से ऑटो रेडियोग्राफी टेक्नीक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका यूज़ वही होता है कि जो भी आपके प्रोब्स की बाइंडिंग होती है, जो भी डीएनए से लिगैंड आपका बाइंडिंग किया जाता है, उसको विजुअलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जो चीज़ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में स क्वेश्चंस बन सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने क कवर करा दी है। इस वाले यूनिट में से स्टैटिक्स आपका एक पोर्शन बचा हुआ है, जिसमें आपको पूरा स्टैटिकल चीज़ें पढ़नी है। तो क्या आप लोग वो पढ़ना चाहेंगे या फिर अब हम लोग मूव करेंगे बायोकेमिस्ट्री की तरफ? 1 मिनट मैं आपको अभी यहाँ पे सिलेबस ही शेयर करके बताता हूँ, फिर आप लोग अपना-अपना राय दीजिएगा कि हाँ सर क्या करना चाहिए, मतलब क्या आप लोग करना चाहते हैं। तो शायद आप लोग सीएसआईआर में तो हाँ। हाँ, सीएसआईआर में उससे क्वेश्चन नहीं आता।
फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा तो मानना यही है कि उन टॉपिक पे फ़ोकस किया जाए जहाँ से एग्ज़ाम में आपके सवाल बनते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, ना कि वो बनना है, ठीक है? तो ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। वैसे अभी मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ ओपन कर दे रहा हूँ, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया? ओके, तो अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सिलेबस, दिख रहा है? हाँ जी, 1 मिनट, 1 मिनट।